नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक आनंद गुप्ता है। मैं कंपटीशन एकेडमी का एक फैकल्टी मेंबर हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंपटीशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सदा विजय सीरीज़। सदा विजय इसीलिए नाम दिया क्योंकि इन वीडियोस का उद्देश्य है कि आप जो भी एग्ज़ाम दें उस पर आपको विजय हासिल हो। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें कुल प्रश्न कितने होंगे। 150 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से जो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और एसआई द्वारा पूछे गए हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले वीडियो के रूपरेखा को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए टॉपिक कौन से कवर होंगे। तो मुगल साम्राज्य का पतन वहां से लेकर के 1857 की क्रांति तक का पूरे का पूरे जो टॉपिक हैं, इसी के प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इसका उद्देश्य सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और एसआई परीक्षा में सर्वाधिक पूछे गए प्रश्नों का क्या करना है, रिवीजन कराना है। दूसरा उद्देश्य हम समझें, अधिकतम प्रश्नों को सउत्तर याद कराना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा विवादित प्रश्नों की सही रूप में व्याख्या करना भी हमारा उद्देश्य है, क्योंकि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के उत्तरों में कई बार अंतर होता है। यहाँ तक कि प्रश्न भी कई बार गलत बनाए जाते हैं, व्यापम के प्रश्न भी कई बार गलत देखने को मिले हैं। ठीक है, इसलिए इन पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से कुछ इमेजेस को, चार्ट को, डायग्राम को, ट्रिक्स आदि भी उपयोग किए गए हैं, तो जो आपके लिए उपयोगी भी रहेंगे ताकि आपको सफलता मिले। किंतु दोस्तों, सफलता केवल और केवल सपनों से कुछ नहीं होता। ठीक है, सफलता के लिए क्या चाहिए, प्रयास। और आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमारा जो सहयोग है वो भी आपको क्या करेगा, सफलता दिलाएगा। तो आपका प्रयास और हमारा संयुक्त प्रयास, ये दोनों प्रयास ही आपके सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक के शासन काल में मुर्शीद कुली खान, इनका हम फोटो लगा कर रखे हैं, देखो ये मुर्शीद कुली खान है, के नेतृत्व में बंगाल मुगल शासन से मुक्त हो गया था, मुगल शासन से मुक्त हो गया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी, इसलिए इसको ऐसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है मुहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुक्त हो गया था। उस टाइम पर मुगल शासक कौन था, तो यहाँ पर आंसर लिया है मोहम्मद शाह रंगीला और बिल्कुल ठीक आंसर लिया गया है। समझिए दूसरी बातों को। इसके अलावा ये भी लास्ट क्लास के ही शासक हैं, शाह आलम प्रथम भी लास्ट क्लास के शासक हैं। तो यहाँ पर देखो मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासन काल है, यह काल आक्रमण का काल हुआ था। भारत में किसका आक्रमण होता है, तो इस टाइम पर देखेंगे तो नादिर शाह का आक्रमण होता है और वही भारत से तख्ते ताउस लेकर के चला जाता है। और मुगल बादशाह शाह रंगीला के शासन काल में उथल पुथल मस्ती है, तब क्षेत्रीय राज्य अलग अलग होने लगते हैं। इनमें सबसे पहला जो राज्य होता है वो मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल राज्य होता है, जो अलग हो जाता है। तो आपको याद में रखना है, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना करी, एक चीज याद हो गई। दूसरी चीज आपको क्या याद हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला तब मुगल बादशाह थे, उनके शासनकाल में ऐसा हुआ था। एक प्रश्न है और इस प्रश्न से दूसरे प्रश्न भी जुड़ते चले जाते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अब फिर से देखिए, अली कुली खान है, मुर्शीद कुली खान है, अली वर्दी खान है, सादत अली खान है और सरफराज अली खान है। तो नाम तो अभी हमने देखा ही, मुर्शीद कुली खान। इस पे कंफ्यूजन हो सकता है, अली कुली खान लिखा हुआ है, तो मुर्शीद कुली खान फिर से वही क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और बाकी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। एक फोटो ये ध्यान में रखिएगा मुर्शीद कुली खान का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की। अभी अभी हमने देखा बंगाल का राज्य, अब देख रहे हैं अवध का राज्य। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, सादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला और नासिर जंग। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर है सादत खान। ठीक है, ये तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, स्वतंत्र राज्य से संबंधित। मुगल साम्राज्य से अलग होकर के जिन शासकों ने नए राज्य की स्थापना की उन्हीं को लिया गया है। और इसमें देखिए ए आंसर हमने भी लिया और उसने भी लिया, सादत खान। ठीक है, तो देखिए 1724 में मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। ठीक, ध्यान में रहेगा। आगे देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय
का निधन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो 1858, 1862, 1878 और 1884, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति हुई तो 58 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद क्या किया, उनको रंगून भेज दिया। और रंगून में ही क्या हो गया था, 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में ही। तो ये एक डेट है, आपको इसको याद में रखना है। ठीक है, तो 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बहादुर शाह जफर जो है, जफर उनका उपनाम है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बनाने के टाइम पे देखिए जफर लिख दिया है, यहाँ पर द्वितीय पहले लिखना था और जफर ब्रैकेट में लिखते तो ज़्यादा ठीक होता, लेकिन चूंकि व्यापम नहीं ऐसा बनाया है इसलिए हमने प्रश्न भी ठीक ऐसे का ऐसा ही रख दिया है। आगे देखिए फूलों वालों की सैर त्योहार किस शहर से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड लास्ट कौन थे, एक मुगल बादशाह हुए, ठीक है, जिनका नाम है अकबर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय भी उनको कहते हैं। अकबर द्वितीय के शासनकाल में एक नई प्रथा शुरू हुई थी फूलों वाले की सैर, जहाँ पर फूल छींचते हुए, फूल फेंकते हुए क्या करते हैं, गलियों में लोग घूमते हैं। ठीक है, उस त्यौहार को मनाया जाता है और एक मंदिर में जा करके वो यात्रा पूरी होती है, उसको कहा जाता है फूलों वालों की सैर। इसको शुरू किया किसने, तो बहादुर शाह द्वितीय ने। किस शहर में शुरू किया था, ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में ही ये होता है, आज भी ये कार्यक्रम आयोजित होता है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियां व्यापार हेतु भारत आई थी। अब यूरोपीय शक्तियां जितनी भी आई हैं भारत में, तो देखिए इनके फोटोज कुछ है, जैसे ब्रिटिश है, डच है, डेनिश है, फ्रेंच है, पोर्तुगीज है। ठीक है, ये चारों हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांसीसी और डच। ठीक, तो जो नए बच्चे हैं, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको कहा जाता है कूट आधारित प्रश्न। ये प्रश्न कहलाते हैं कूट आधारित प्रश्न। तो कूट आधारित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोटेशन दिए रहते हैं, तो ये कूट आधारित प्रश्न है। देखिए इसमें तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग कीजिए, है ना। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है ये बताने के लिए बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन में क्या किया जाता है, जो गलत ऑप्शंस होते हैं उनको अलग किया जाता है, हालांकि उसको जमाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले कौन है यहाँ पर से, तो हम ऑप्शन में ले लेते हैं। मान लीजिए आपको पहला तो याद ही होगा पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आते हैं, मैं बता देता हूँ, डच। तीसरे नंबर पर, अब देखिए तीसरे नंबर पर अंग्रेज आ गए हैं, यहाँ पर आ जाएगा। और चौथे नंबर पर, हालांकि यहाँ पर और भी आते हैं, टोटल 6 कंपनी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर में चौथा हम इसी को ले लेते हैं, फ्रांसीसी, क्योंकि देखिए इसमें डच के स्वीडिश भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन में 4 हैं इसलिए चारों को ले लिए। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, पहला कौन है वो पकड़ लिए और चौथा पकड़ लिए, तब भी यहाँ पर आंसर बन जाता। तो देखिए पहला से लेकर के चौथा तक यहाँ पर क्या हो गया, 2, 4, 1 और 3, यहाँ पर है 2, 4, 1 और 3, तो यहाँ पर बी आंसर है इस क्वेश्चन का। से डेनिश और स्वीडिश कंपनी, ये दोनों ऑप्शन में नहीं है, डेनिश और स्वीडिश। तो आप चेक करोगे आपको मिलेगा, सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज, चौथे नंबर पर डेनिश, पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी और छठवें नंबर पर स्वीडिश। तो ये 6 लोगों का ऐसा क्रम है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए हमने ऐसा नहीं लिया। चलिए आते हैं इसमें आंसर आगे। मुगल शासनकाल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। देखिए अब ये क्वेश्चन आपने बनाया और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन इसमें भी है, तो पुर्तगाली सीधे तौर पर आंसर है, उसमें आंसर भी लिया गया। आगे देखिए मुगल शासन के काल में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, फिर वही क्वेश्चन है। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक। तो एक क्वेश्चन आप बनाए तो बहुत सारे प्रश्न आपसे बनने लग जाएंगे, ठीक है। देखिए आप सीधे तौर पर नया क्वेश्चन आ गया, वास्को डी गामा कब भारत आया था, ठीक। तो कब भारत आया था वास्को द गामा, इसका डेट आपको याद में रखना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए 1496, 1497, 1498, 1600। तो 1600 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर से आए हुए थे। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि
पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन था? वास्को द गामा था, जो केप ऑफ गुड होप होते हुए 1498 ईस्वी में भारत के केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा, जिसका स्वागत किसने किया था? राजा जमोरिन ने। जमोरिन एक उपाधि होती थी उसको, लेकिन जमोरिन राजा के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने उनके स्वागत किया था। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए, वास्को द गामा। ठीक, इस तरह के जो प्रश्न है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? संस्थान की 2 पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, सामान्य अध्ययन का भाग 1, सामान्य अध्ययन का भाग 2, जिसमें इतिहास के अलावा अन्य विषयों के भी MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस वाले प्रश्न जो क्वेश्चंस हैं वो एक जगह पर मिल जाएंगे, जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका अपडेटेड वर्जन 9th वर्जन अभी तक के आया हुआ है, तो आप मार्केट में देखकर ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को द गामा के संबंध में कौन से कथन सही है? ठीक है, सही है पूछा है, मतलब हमको राइट वाले खोजने हैं। ठीक है, तो देखिए राइट वाला, वास्को द गामा 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन या कहें कि सामूथिरी ये था, तो ये बात तो अभी अभी हमने देखा, बिल्कुल ठीक है। प्रथम यात्रा में वास्को द गामा लगभग 1 साल तक के भारत में रहा था। ठीक, गड़बड़ है, 1 साल तो नहीं रहा था, ठीक है, केवल 6 माह तक रहा था। देखिए इसमें ध्यान रख सकते हैं, 6 माह भारत में रहा, फिर गया और दोबारा आया था। ठीक है, तो वास्को द गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी। ठीक बात है, दोबारा आया था तो यात्रा की थी। इस पे देखो कौन कौन सा सही है, इसमें पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा सही है, जबकि दूसरा सही नहीं है। आंसर सी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक ले रहा है। अब देखिए वास्को द गामा 17 मई 1498 को भारत की यात्रा पर आया। प्रथम पड़ाव कालीकट था, जिसका शासक जमोरिन सामूथिरी था। वह प्रथम यात्रा में केवल 6 माह तक भारत में रुका। भारत में इनका द्वितीय प्रवास 1501 में शुरू होता है। ठीक, तो ध्यान में इसको रखिए। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ पर वास्को द गामा का थोड़ा सा समय देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा वास्को द गामा पर एक फिल्म भी बनी है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वो भी देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा वास्को द गामा के बारे में एक आइडिया हो जाएगा कि वास्को द गामा ने भारत और उस टाइम के भारतीयों के साथ क्या किया। हालांकि उसने अन्याय भी किए ढेर सारे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए इसके बाद फिर निम्न का सही मिलान करें। ठीक है, निम्न का सही मिलान करें। अब देखते हैं इसमें फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क सबसे पहले। अब देखो ये सारे पुर्तगाली क्या हैं, ये सब के सब पुर्तगाली गवर्नर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है अल्बुकर्क। ठीक है, दूसरे नंबर पर एक ले रहा है कुन्हा। ठीक है, कुन्हा, ठीक, ये है नीनो डी कुन्हा। इसके बाद तीसरा नंबर पेट्रो अल्वारेज कब्राल, ये बहुत उटपटांग सा नाम है, पेट्रो अल्वारेज कब्राल। और एक है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, वैसे इनका नाम सबको याद होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। तो 4 गवर्नर जनरल एक तरफ दिया था CGPSC ने। देखिए बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का। तो CGPSC ने एक तरफ गवर्नर जनरल दिया, अब दूसरे तरफ क्या दिया है, इन गवर्नर जनरल, पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो थे, इनके क्या क्या कार्य हैं, इस पर उसने चर्चा किया है। तो देखिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने क्या किया था, देखो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क बाद में आया था और उसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्योंकि गोवा जो है पहले बीजापुर के हाथ में था, किंतु उसने क्या किया, एक युद्ध में गोवा के शासकों को उस क्षेत्रीय एरिया में परास्त करके उसने क्या किया था, गोवा पर कब्जा कर लिया था। इसलिए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, यानी कि पहला का आंसर ए का चौथा है। ठीक, इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा का समय देखोगे तो नीनो डी कुन्हा यहाँ पर है, नीनो डी कुन्हा, इसके शासनकाल पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला हुआ। ठीक बात है, यही बात है, कोचीन से बदला हुआ। देखो हुआ क्या था, कोचीन जो है यहाँ पर कहाँ पर है, कोचीन, अभी तो कोचीन पड़ता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु से हटाकर उसने क्या किया, गोवा में हेडक्वार्टर्स बदल दिए। क्योंकि देखो कोचीन की तुलना में ज़्यादा पास पड़ता था गोवा, और गोवा ज़्यादा नज़दीक होता था किसके, यूरोप के, और अरब सागर का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा नज़दीक पड़ता था गोवा से, इसलिए उसने ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा अनुकूल परिस्थितियां गोवा में उसने पाया, इसलिए ये काम किया। अगला देखो पेड्रो अल्वारेज का नाम आ रहा है, पेट्रा अल्वारेज। ठीक है, तो पेट्रा अल्वारेज जो है, अब इसका कुछ अच्छा, इसकी एक अलग से नीति, लेकिन इसने दिया है 1500 में भारत आगमन। ठीक है, 1500 में ये भारत में आया था। ठीक, लेकिन ये सीधे तौर पर नेतृत्व में नहीं आया था, ध्यान में रखना है। ठीक है, पेट्रो अल्वारेज जो आया हुआ था वो कहना चाहिए कि जब पुर्तगालियों का पहला बेड़ा आया, यानी कि किसका पहला बेड़ा आया, फ्रांस, इनका क्या कहते हैं इनको, ठीक है,
जल्दी है, क्योंकि देखो कोचीन की तुलना में ज़्यादा पास पड़ता था गोवा, और गोवा ज़्यादा नज़दीक होता था किसके, यूरोप के, और अरब सागर का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा नज़दीक पड़ता था गोवा से, इसलिए उसने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा अनुकूल परिस्थितियाँ गोवा में उसने पाया, इसलिए ये काम किया। अगला देखो, पेड्रो अल्वारेज का नाम आ रहा है, पेट्रा अल्वारेज, ठीक है। तो पेट्रा अल्वारेज जो है, अब इसका कुछ अच्छा, इसकी एक अलग से नीति, लेकिन इसने दिया है 1500 में भारत आगमन, ठीक है, 1500 में ये भारत में आया था, ठीक, लेकिन ये सीधे तौर पर नेतृत्व में नहीं आया था, ध्यान में रखना है, ठीक है। पेट्रो अल्वारेज जो आया हुआ था वो कहना चाहिए कि जब पुर्तगालियों का पहला बेड़ा आया, यानी कि किसका पहला बेड़ा आया, इनका पहला बेड़ा आया, जिनका पहला बेड़ा मतलब किसका, वास्को द गामा का पहला बेड़ा आया, वास्को द गामा के पहले बेड़े के बाद दूसरा बेड़ा लेकर के आया था, ठीक है, पेट्रो अल्वारेज कब्राल, ठीक। चौथा है फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, ये सबको याद होता है क्योंकि इसने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जिसमें अरब सागर के जो जल है उस पर नियंत्रण रखा गया, और वहां पर जितने भी आने जाने वाले जितने भी प्रकार के क्या है जहाज, उन पर नियंत्रण होता था। जानते हो इतना नियंत्रण लोगों ने रखा था कि अकबर तक को इनमें परमिशन लेना पड़ता था, ठीक। तो ध्यान में रखना, आंसर इसका देख लेते हैं, इस पे आंसर है इसका बी, बिल्कुल ठीक ले रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अल्बुकर्क का क्या होगा, गोवा पर अधिकार, नीनो डी कोन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर्स का उसने ट्रांसफ़र किया, ठीक है। इसके बाद फिर उसने पेट्रो अल्वारेज उसने क्या किया, 1500 में भारत इसका आगमन हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी, ये ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे आते हैं, इसके बाद फिर फ्रांसिस निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से पराजित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रहा है, आरकाट का युद्ध, दूसरा अडयार का युद्ध, तीसरा वांडीवाश का युद्ध, और चौथा है पांडिचेरी का युद्ध, ठीक है। तो अब ये तो आपको याद में रखना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को फाइनली कहाँ हरा दिया था। कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, उनमें जो तीसरा वाला कर्नाटक युद्ध है उसी में आखिरी युद्ध होता है जिसमें काउंट डी लाली लड़ रहा होता है पुर्तगालियों की ओर से, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट क्या करता है, वांडीवास की युद्ध में यहाँ पर परास्त कर देता है किसको, पुर्तगालियों को, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये है 1760 में ये युद्ध हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोल रहा है, ध्यान रखना, नहीं है बोला है, और वही जो गलत होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश फ्रांसीसियों के विरुद्ध कर्नाटक युद्धों में सफल रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश फ्रांसीसियों के विरुद्ध। तो अभी हमने देखा ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया, तो ये कथन कैसा हो गया, सही हो गया, बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव रखी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में 2 युद्ध हुए थे, कौन कौन सा, एक प्लासी का, एक बक्सर का, उसके बाद बंगाल पर नियंत्रण हो गया था, तो बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने मैसूर मराठों और सिखों को भी परास्त किया था, बिल्कुल ठीक बात है। 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, 3 मराठे युद्ध हुए हैं, और 2 आंग्ल सिख युद्ध भी हुए, तो सारे में परास्त किया था इन लोगों ने इन तीनों समूहों को या समुदायों को। आगे देखो, उन्होंने मुगल सम्राटों से संधियां कर साम्राज्य प्राप्त किया था, गड़बड़ हो गया, मुगल साम्राज्य से थोड़ी इन लोगों ने संधियां की है, इन लोगों ने क्षेत्रीय शासकों से संधियां की है। किन किन क्षेत्रीय शासकों से, तो देखो मैसूर के साथ में संधि हुई थी, मराठों के साथ में संधि हुई थी, सिखों के साथ में भी संधि हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण संधियां बताता हूँ। मैसूर के टाइम पर श्रीरंगपट्टनम की जो संधि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा मराठों के टाइम पर जैसे सूरत की संधि हुई है, इसमें धार की संधि हुई है, और कई संधियां। इसके अलावा सिखों के साथ भी एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। तो इनमें साथ संधियां हुई है, लेकिन मुगल सम्राट के साथ संधियां नहीं हुई। ध्यान में रखना, इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो संयुक्त संधि थी, मुगल बादशाह उसमें शामिल था, लेकिन मुगल बादशाह ने क्या किया था, अधिकार प्रदान किया था दीवानी, इसलिए हम इसको ऐसा बात नहीं मान सकते कि मुगल साम्राज्य के साथ संधि करने के बाद साम्राज्य का अंग्रेजों का विस्तार हुआ, नहीं, ऐसा हम नहीं मान सकते, ठीक। उन्होंने भारतीय राज्यों से सहायक संधियां की, अब ये तो बिल्कुल सही बात है, सहायक संधियां उन्होंने ढेर सारी करी थी, एक बात है। तो यहाँ पर देखोगे ये चारों में ऑप्शंस में ए, बी, सी और ई, ये चारों गलत हैं, और डी सही है, और डी वाला जो है हमारा आंसर है, क्योंकि यही वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, ठीक। तो आंसर भी ठीक ले रहा है, डी आंसर ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना के वर्ष के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। निम्न डच कारखानों को उनकी स्थापना के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर डच कारखाने खुद ही बोल दे रहा है, डच कारखाने जो हैं वो ढेरों डच कारखाने भारत में स्थापित हुए थे, ठीक। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर दे रहा है बिमली
पट्टनम, लेकिन बिमली पट्टनम जो है वो दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले सूरत में स्थापित हुआ था, तो सूरत में एक स्थापित हुआ था कारखाना, उसको कहते हैं 1616 का सूरत का कारखाना, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आएगा वो है बिमली पट्टनम। अब इसका जो कारखाना है वो वाला था 1641 में यहाँ पे, ठीक। कराईकल का कारखाना, कराईकल का जो है 1643 45, हाँ 45 में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कोचीन का कारखाना है, ये आता है 1663 का कारखाना, ठीक है। और चिंसुड़ा का ये आएगा 53 का कारखाना, ठीक है। इसके अलावा भी कई कारखाना थे, जैसे बारानगर का कारखाना है, कासिम बाजार है ना, नागपट्टनम का है। इसके अलावा पटना में भी इन लोगों ने स्थापित किया था। आगे चल करके देखोगे कोचीन में भी स्थापित हुआ, तमिलनाडु के एक बड़े क्षेत्र पर इन लोगों ने नियंत्रण रखा। तो इस तरीके से है। तो ए का यहाँ पर तीसरा आंसर आ रहा है, ठीक। यहाँ से ए का तीसरा आंसर, ठीक है। बी का आंसर आ रहा है सेकंड नंबर, ठीक है। तो तीसरा और दूसरा यानी कि बी इसका आंसर है, ठीक। तो ये ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा इसकी लिस्टिंग भी मैंने दे रखी है। एक डच का कारखाना, सूरत वाला इसने नहीं लिया है, तो ध्यान रख सकते हैं। बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम और कोचीन, यहाँ तक के भी इन लोगों ने क्या किया था, अपने कारखाने बनाई थी, तो वो ध्यान में आप रख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि देखो अगर किसी को डेट, अगर एक दो डेट पता हो तो ही बनेगा। जैसे अधिकतर लोग को यहाँ पर कराईकल का और कोचीन का डेट याद आ सकता है, उससे क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन सीजीपीएससी ने 2022 में बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? तो प्लासी का युद्ध आप जानते ही हो, ये 23 जून 1757 को हुआ था, जिसे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ये है रॉबर्ट क्लाइव, ये रॉबर्ट क्लाइव की फोटो है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है, जिसमें सेना का नेतृत्व मीर मदान और मोहन लाल ने दूसरे तरफ सेना को उसने संभाला था। यानी रॉबर्ट क्लाइव भी था वहां पर, मीर मदान एक सेना को नेतृत्व कर रहा था और मोहनलाल कर रहा था। दूसरी तरफ कौन था? तो सिराजुद्दौला दूसरी तरफ हुआ करता था, ठीक है। तो उसके साथ में तो देखिए ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? स्पष्ट तौर पर क्लाइव ये लिख रहा है, तो हम देख सकते हैं, ध्यान में रखना, एक तरफ क्लाइव एक तरफ सिराजुद्दौला, ठीक। तो ये क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आता है बार बार। आगे देखो, इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, यहां से भी क्वेश्चन आता है बार बार। तो 1764 के बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? ठीक बात है। तो बंगाल का गवर्नर अभी अभी हमने देखा, इससे पहले जब प्लासी का युद्ध हुआ तो वहां पर गवर्नर कौन था? वहां पर रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होने वाला था उससे पहले ही क्या हुआ है, गवर्नर की बदली हो चुकी थी और वो हुआ करता था वेंसीटार्ट। इसमें जो अदर ऑप्शन दे रहा है विलियम डेक गलत है, रॉबर्ट क्लाइव गलत है, वर्लेस्ट गलत है, ठीक। कई लोग को वर्लेस्ट में फंस सकते हैं क्योंकि वर्लेस्ट कुछ समय के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, लेकिन आंसर में हमेशा क्या लिया जाएगा? वेंसीटार्ट, ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ पर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, बक्सर के युद्ध किसने हुआ था? तो शाह आलम बंगाल की तरफ से अवध के साथ संयुक्त रूप से अंग्रेजों को पराजित हुआ था, ठीक है। तो शाह आलम कौन था? मुगल शासक। अवध का शासक कौन था? शुजाउद्दौला, ठीक है। और बंगाल का शासक हुआ करता था उस टाइम पर, उसका नाम है मीर कासिम, ठीक है। तो उसके साथ में संयुक्त रूप से हारा था, जिसमें हराने वाला कौन था? वेंसीटार्ट, ठीक। आगे आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजाउद्दौला के बीच में 1765 में जो संधि हुई उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ आगरा ऑप्शन है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर ऑप्शन है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑप्शन है और ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। तो देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का हमने फोटो लगा रखा है, ठीक है। इसमें देखोगे इस फोटो को, तो यहाँ पर मुगल बादशाह है, ये है शाह आलम, और यहाँ पर देखो ये आदमी जो है वो है वेंसीटार्ट, ठीक है। दोनों के साथ में क्या हुआ था? एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटिश को क्या हुआ था? ब्रिटिश को यहाँ पर सरकार ने दीवानी वसूल करने का अधिकार दिया था। कहाँ का? बंगाल का, जिसमें बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था। उस क्षेत्र पर उसने दीवानी अधिकार दिया था, किसने? शाह आलम ने। इसी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसी इलाहाबाद की संधि के आधार पर क्या होता है? आगे चल करके सहायक संधि प्रणाली शुरू होती है भारत में, ठीक है। ब्रिटिश इसको शुरू करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक। तो ये ध्यान में रखना, एग्जाम में हमेशा आने वाला क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद फिर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य
में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेसिडेंट की नियुक्ति की नीति प्रारंभ की थी। अब देखो रेसिडेंट की नियुक्ति की नीति सुनोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये सहायक संधि है। तो सहायक संधि प्रणाली देखोगे तो सहायक संधि में होता क्या था, सहायक संधि में तीन चीजें होती थी मेनली, ठीक है। एक तो क्या होता था, जो भी दो राज्य हैं, ठीक है, एक तो एक राज्य है जो भारतीय राज्य है, दूसरा अंग्रेज है, दोनों के बीच में एक संधि होती थी। संधि के आधार पर क्या होता था, उस राज्य में सेना की स्थापना कर दी जाती थी। इसके अलावा एक राजनीतिक परामर्श होता था, परामर्शदाता होता था, इसको हम बोलते हैं रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। तीसरा क्या होता था, इस सेना का खर्च, सेना का और रेजिडेंट का खर्च, चलो रेजिडेंट का खर्च तो नहीं लेकिन सेना का खर्च जरूर होता था। तो जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था अंग्रेजों से हारने के बाद या बिना हारे भी, ठीक है, तो स्वीकार करता था, तो होता क्या था, सेना को जो खर्च है, ये जो सेना रखी जाती थी उसके राज्य में, उसका सेना का खर्च उसको देना पड़ता था, अपने राज्य में रेजिडेंट की नियुक्ति करनी पड़ती थी। अगर राज्य बड़ा है तो ज़्यादा सेना लगेगा, तो करेंगे कि आप कोई भूमि का एक भाग ले लेते थे, या तो अगर राज्य छोटा है तो वेतन व्यवस्था की जाती। इस तरह की व्यवस्था करके यहाँ पर क्या किया जाता था, सहायक संधि लागू किया जाता था। तो इसी में एक शब्द आएगा रेसिडेंट, यानी कि राजनीतिक परामर्शदाता। तो यहाँ पर कहाँ पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्ति की नीति प्रारंभ की थी। तो कहाँ कहाँ है राज्य देखो, अवध में नियुक्त हुआ था, कर्नाटक में नहीं हुआ है, ठीक है, अवध हैदराबाद में भी नियुक्त हुआ है, ग्वालियर में भी नियुक्त हुआ है, ठीक। लेकिन क्या बताया, क्वेश्चन फिर थोड़ा डिफरेंट वाला है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रेसिडेंट की नियुक्ति की नीति आरंभ की। अब पर्टिकुलर रेसिडेंट की नियुक्ति की नीति की थी, लेकिन सहायक संधि उस राज्य ने स्वीकार नहीं की थी, ऐसा बोलने का अर्थ है यहाँ पर। तो देखो अवध ही इसमें आंसर में आएगा। क्यों, क्योंकि अवध का जो मिलान किया था, यानी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो मिला लिया गया था, वो कुशासन की अवधारणा के आधार पर मिलाया गया था, ना कि अन्य किसी अवधारणा, ठीक। तो ध्यान में रखना आंसर, इसलिए रेसिडेंट में आंसर आएगा अवध। फिर कहोगे हैदराबाद और ग्वालियर, हाँ यहाँ पर भी रेसिडेंट है, लेकिन ये दोनों राज्य क्या कर चुके थे, सहायक संधि स्वीकार कर चुके थे, ठीक। जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था उसके बावजूद भी अवध राज्य में रेसिडेंट की नियुक्ति की गई थी। क्लियर है। आगे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने समकक्षता के सिद्धांत पर भारतीय रियासतों के साथ समझौता किया। इस नीति को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है टेट में 2022 में, ठीक है। तो देखो इस पर पहले समझो कि समकक्षता का सिद्धांत क्या है। समकक्षता का जो सिद्धांत है उसको क्या बोलते हैं, जनरली इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं घेरे की नीति। तो घेरे की नीति में होता क्या था, एक तो क्या होता था, मित्र राज्य होता था अंग्रेजों का, और एक कैसा राज्य होता था, दुश्मन राज्य होता था। तो जो दुश्मन राज्य है उसको क्या करते थे, मित्र राज्यों से घेर लेते थे। एक देखो ये ब्रिटिश है, ठीक है, और ब्रिटिश के साथ में एक राज्य है मित्र राज्य और एक राज्य है दुश्मन राज्य, ठीक। तो दुश्मन राज्य को हराना है तो क्या करते थे, दुश्मन के आसपास, ऐसे दुश्मन के आसपास क्या करते थे, मित्रों की एक झड़ी लगाते थे, मित्र आसपास रखते थे, ताकि जब युद्ध हो तो या तो क्या हो, ब्रिटिश का जो युद्ध है वो या तो दुश्मन की जमीन पर हो या तो यहाँ पर मित्र की जमीन पर हो, जबकि ब्रिटिश क्या हो, वो हमेशा सुरक्षित रहे। ऐसी नीति का उन लोगों ने कहाँ पालन किया है, तो देखो यहाँ पर से मैं एक छोटा फोटो बनाता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो ऐसी नीति का इन लोगों ने पालन कहाँ पर किया, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको समझ में आएगा। देखो ये जो राज्य है, मैं दोनों राज्य बनाता हूँ, यहाँ पर है बंगाल और यहाँ पर था अवध। तो अवध का इन लोगों ने क्या किया, सुरक्षा दायित्व ले लिया ताकि बंगाल जो है वो क्या हो, अपने आप सुरक्षित हो जाए, ब्रिटिश लोग का राज्य था। इसके अलावा यहाँ पर देखो मैसूर राज्य है, और मैसूर के राज्य के आसपास ही क्या था, यहाँ पर मद्रास हुआ करता था, जो अंग्रेजों का बहुत प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। इस क्षेत्र में कर्नाटक राज्य हुआ करता था और यहाँ पर होता था हैदराबाद। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर से जो हैदराबाद, ये कर्नाटक है, इसको घेर दिया, ये वाला एरिया पूरा कर्नाटक, और यहाँ से हैदराबाद। परिणाम क्या हुआ कि जो हैदर अली का राज्य है, यानी कि कौन सा राज्य, यहाँ पर मैसूर राज्य, ये जो मैसूर राज्य है अपने आप घिर गया। तो यहाँ पर इस नीति को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं समकक्षता का सिद्धांत या घेरे की नीति, जहाँ पर दुश्मन राज्यों को मित्र राज्यों से क्या कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है, ताकि युद्ध कहाँ पर हो, या तो दुश्मन के क्षेत्र पर या तो ब्रिटिश के मित्र के जमीन पर, ठीक है। इस नीति को क्या कहा जाता है, समकक्षता का सिद्धांत के साथ समझौता की इस नीति को क्या कहा गया था, ठीक है। तो आंसर भी यही ले रहा है, देखो यहाँ पर सुरक्षा के घेरे की नीति। इसके अलावा समानता और संघर्ष की नीति, ऐसी कोई नीति अंग्रेजों ने नहीं अपनाई। समानता और पार्थक्य की नीति नहीं अपनाई, संघ की नीति भी नहीं अपनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, सुरक्षित घेरे की नीति ने अपनाई है अंग्रेजों ने, किस क्षेत्र में, भारतीय रियासतों के साथ, यानी राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है।
आगे आ जाओ, अगला देखो यहाँ पर से, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो देखो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था, तो इससे पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार से एक संधि की थी टीपू सुल्तान ने, ठीक है, और तृतीय युद्ध में हार गया था कौन, ब्रिटिश से हार गया था टीपू सुल्तान। तो उसमें संधि हुई थी, ऑप्शन देखो, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, मैसूर की संधि। अभी 4 दे रहा है, मैसूर की संधि जैसी कोई संधि ही नहीं है। सबसे पहली जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि, वो भी हैदर अली के साथ हुई थी। दूसरा मंगलौर की संधि, ये टीपू सुल्तान के साथ हुई। तीसरा संधि हुई थी अंग्रेजों की श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसी पे क्या हुआ था, आधा राज्य छीन लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा टीपू सुल्तान से, इसलिए इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के साथ 4 युद्ध हुए जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, क्योंकि यही राजधानी थी, और आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी फिर, ठीक। आगे देखो, टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किसने की थी, ठीक है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा नहीं है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा नहीं है, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी तो बहुत बाद में आता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं आएगा। तो देखो लॉर्ड डलहौजी ये बहुत बाद में आएगा, लॉर्ड वेलेजली इसके बाद में आएगा, और लॉर्ड हेस्टिंग पहले आ गया है, तो फिर आंसर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो आप लोग पढ़ते हो 1884 का एक एक्ट आया था, उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इस विशेष एक्ट के तहत क्या किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लाया गया था, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बहुत बड़ा कहना चाहिए कि लड़ाका माना जाता था। अमेरिका में भले हार के आ गया था, लेकिन भारत में एक बड़ा दुश्मन टीपू सुल्तान है ऐसा बताकर अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत लाया, और उसने क्या कर दिया, आकर के मैसूर राज्य को इतना कमजोर कर दिया कि अंत में मैसूर राज्य की पराजय हो गई, ठीक। ध्यान में रखना, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद फिर हम, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हैदर अली, ठीक है, के संबंध में सत्य नहीं है, ठीक है। यानी कि हमको गलत क्वेश्चन को निकालना है, गलत कथन को निकालना है। मैसूर राज्य, मैसूर का उसके अधीन होना अंग्रेजों की चिंता का विषय था, बिल्कुल ठीक है, अंग्रेज डरते थे, ठीक है। मैसूर उतना शक्तिशाली राज्य वो बना रहा था, इसलिए डरते थे, तो चिंता होता था। वह एक चालाक सेना अध्यक्ष था, बिल्कुल ठीक है, बहुत चालाक सेना अध्यक्ष था, क्योंकि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो मद्रास चूंकि ब्रिटिश का क्या था, केंद्रीय क्षेत्र था, उसमें जाकर उसने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके आक्रमण में कोई और दूसरा सहयोग ना दे, इसलिए निजाम को और मराठों को उसने पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए बिल्कुल माना जाएगा कि चालाक सेना अध्यक्ष था, योग्य प्रशासक था, बिल्कुल योग्य प्रशासक था। हिंदू मुस्लिम लेकर के किसी तरह का भेदभाव उसने नहीं किया, ठीक है, दक्षिण भारत में, इसलिए एक योग्य प्रशासक माना जाता है। इसके अलावा देखोगे वह एक प्रसिद्ध विद्वान नहीं, ये गलत हो गया, ये क्या था, ये अनपढ़ शासक है। देखो इतिहास में 2 शासक हुए जो बहुत प्रसिद्ध और अनपढ़ हुए, एक तो हैदर अली बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, और दूसरा है अकबर, वो भी बिल्कुल पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान था, ये बात बिल्कुल गलत है, ये महिला परीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निरक्षर शासकों में अकबर और हैदर अली की गणना होती है। आगे देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो देखो लाहौर की संधि नहीं, ये संधि नहीं, लोंगोवाल की संधि नहीं, लुधियाना की संधि नहीं, अमृतसर की संधि, ये बहुत आता है एग्जाम में, मेंस में भी आ चुका। यहाँ पर देखो अमृतसर की जो संधि है, इस संधि के द्वारा क्या हुआ था, जो सतलज नदी है उसके दक्षिण क्षेत्र पर विस्तार करने से इनकार कर दिया, या कहना चाहिए कि विस्तार नहीं करेंगे, ऐसी बात मान ली थी किसने, राजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। अंग्रेजों के साथ ये संधि हुई थी, ये संधि हुई थी 1809 में, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि एक बड़ा भारतीय राज्य जो बहुत शक्तिशाली हुआ था उससे उसको लड़ना नहीं पड़ा, और बाद में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आसानी से पंजाब राज्य पर कब्जा कर लिया। तो देखो यहाँ से अगला हम आ जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। अब देखो जो सर्वाधिक चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद वायसराय, ऐसे करके जो 3 एरिया चलते हैं, वहाँ से सर्वाधिक विवादित क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो जटिल होते हैं उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आप इतना पढ़ लोगे
तो उसका फायदा क्या मिलेगा कि आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आराम से आपसे बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, सीजी व्यापम में भी और सीजी पीएससी में भी, तो वो ध्यान में रखना। इसमें रिपीटेशन वाले जो जिनका नाम बार बार आएगा, ध्यान रखना वो क्वेश्चन में बार बार आया है, इसीलिए ही डाला गया है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ध्यान में ये रखना कि इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, याद कर लेना एकदम दिमाग में कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार के गवर्नर और उनकी नीतियां इसमें याद कर लेनी है। ठीक, तो देखो यहाँ से 1793 में बंगाल और बिहार राज्यों में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू करने वाला कौन था। परमानेंट सेटलमेंट मतलब क्या कि एक निश्चित दर पर लगान 1 साल में देंगे कौन, ब्रिटिश वसूल करेंगे और भारतीय जो किसान हैं वो दे देंगे। ठीक है, और इसमें एक सूर्यास्त का नियम भी लागू होता था कि सूर्यास्त होने के पहले आपको ला करके इसको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या कर देंगे, जमीन का जो अधिकार है, जमींदारी राइट, उसको हम नीलाम कर देंगे। इस तरह की व्यवस्था थी, उसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी भी इसी को ही बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर से कौन कौन था, लॉर्ड क्लाइव ये तो नहीं है, दूसरे नंबर पर है लॉर्ड यहाँ पर बेंटिक ये भी नहीं है, लॉर्ड इरविन ये भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आ गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में उसने बंगाल और बिहार के राज्यों में, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। बार बार आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस हमने और भी देखा था, जो मैसूर युद्ध है उसके साथ में युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध वाले में, वो ध्यान में रखना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अत्यधिक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, दिमाग में रखना। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था, फिर से वही क्वेश्चन है और फिर से आंसर में लॉर्ड कॉर्नवालिस है और वही लिया हुआ है। ठीक, ध्यान में आप रखना। आइए देखो क्वेश्चंस। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि नीति का प्रादुर्भाव किया था। ठीक है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आता है, बार बार। देखो कॉर्नवालिस की फोटो यहाँ पर लगा रखी है, अभी जो हमने चर्चा की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं, किसने क्या किया, गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की है। तो देखो वारेन हेस्टिंग्स पहले नंबर पर नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस अभी बताया नहीं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आखिरी में आएगा नहीं, सबसे ज्यादा कौन आएगा, लॉर्ड वेलेजली। तो वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। ये आदमी है वेलेजली, ये पतला दुबला सा आदमी देख रहे हो, लॉर्ड वेलेजली, इसी ने शुरू किया था इस प्रणाली को, सहायक संधि प्रणाली को। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। इस संधि के द्वारा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया ब्रिटिश साम्राज्यों में विलय इन लोगों ने कराने में सफलता हासिल की थी। ध्यान में रहेगा। एक और एग्जाम में आता है कि सबसे पहले किसने स्वीकार किया था सहायक संधि, तो अली है ना, निजाम अली का नाम आता है जिसने सबसे पहले स्वीकार किया था संधि को। ठीक है, ये है लॉर्ड वेलेजली। तो देखते हैं किस गवर्नर जनरल भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि अपनाई, फिर से वही क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ध्यान में रखना, बार बार आता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है, दोनों ही हमने देख लिया। देखो अभी यहाँ पर देखते ही देखते हमें 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं दोनों पर आ गया। आगे देखो, इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को ब्रिटानी राजनीतिक शक्ति के अधीन लाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली यानी कि सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमने देखा था वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है, मैकफर्सन नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, सर जॉन शोर नहीं है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, अभी हमने देखा लॉर्ड वेलेजली, फिर से वही आंसर होगा। तो देखो हमारे यहाँ की ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 2 पुस्तकों में देखने को मिल जाएगी, एक ये है और एक ये है, और दोनों ही क्या है, 2 भाग में पुस्तकें आती हैं। ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले सारे प्रश्न सारे विषयों के आपको मिल जाएंगे, आप जा करके इसको खरीद सकते हैं। तो आगे देखते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे। ठीक है, तो भारतीय देसी शासक मैंने अभी बताया, हैदराबाद के निजाम। इनमें हैदराबाद का कौन सा निजाम है जो आता है, देखो निजाम अली का नाम आता है। 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया, फिर हैदराबाद अंग्रेजी शासन पर आश्रित हो गया। ठीक, इसके अलावा क्या ऑप्शन दिया है, ग्वालियर के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसला। ठीक, ये सब आंसर में नहीं ले सकते क्योंकि स्पष्ट तौर पर उसने पूछ दिया है कि यहाँ पर स्वीकार करने वाला प्रथम, ठीक है, भारतीय देसी शासक। ठीक, आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं
अगला देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि, देखो कितने बार आ गया, अभी फिर से हमने पढ़ा था सहायक संधि को लेकर के, लॉर्ड वेलेजली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली, फिर वही आंसर ले रहा है, क्लियर हो रहा है। तो बार बार आपको वही देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है, ठीक है, तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि, अब भी अभी देखे थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली सीताबर्डी का युद्ध दे रहा है, नहीं, गलत है। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन पंजाब का विलय, नहीं, पंजाब का विलय डलहौजी ने किया था, गलत है। लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह दे रहा है, गलत है। लॉर्ड कैनिंग आ चुके थे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए है इसका आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी अभी हमने देखा था श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी, तो याद करो टीपू सुल्तान के साथ में 18 मार्च 1792 को। आगे देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर से वही। तो देखो यहाँ पर सब कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वही जो स्तंभराजी जिसको कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त, उसको लागू करवाया। रैयतवाड़ी नहीं आएगा, महलवाड़ी नहीं आएगा और काश्तकारी भी नहीं आएगा। आंसर आएगा स्तंभराजी, या इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बाद वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। ये बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है और आता है तब परेशानी होती है, क्योंकि जो वेल्लोर का विद्रोह है वो इतना प्रसिद्ध विद्रोह नहीं रहा है, एग्जाम में बहुत आता नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, सीजीपीएससी ने इसको बनाया हुआ है और विद्रोहों में देखोगे तो एकमात्र गवर्नर जनरल के इसी विद्रोह को पूछता है, ठीक। तो अब इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। देखो गवर्नर जनरल के समय हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय, वेल्लोर का विद्रोह। वेल्लोर तमिलनाडु में एक जगह है वेल्लोर, ठीक है। तो देखो वेलेजली के टाइम पे बिल्कुल नहीं, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे बिल्कुल नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे नहीं, ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पे हुआ था। इनमें से कोई नहीं, आंसर नहीं है, ठीक। तो सर जॉर्ज बार्लो के नेतृत्व में हुआ था ये विद्रोह है तमिलनाडु में। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो थे। वर्ष कब हुआ था, 10 जुलाई 1806 को। कारण क्या था, सेना के ड्रेस कोड में परिवर्तन को लेकर के। हिंदू अपने ललाट पर क्या कर सकते थे, मतलब वहां पर वो चंदन नहीं लगा सकते थे और दाढ़ी नहीं रखी जा सकती थी मुसलमानों द्वारा। इस तरह की नीति उसने बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक बड़ा विद्रोह हुआ था, ठीक है। वेल्लोर में मद्रास आर्मी विंग्स के हिंदू और मुसलमान जो दोनों सिपाही थे उनका विद्रोह कर दिया गया। ये बिल्कुल 1857 की क्रांति जैसी क्रांति इसको माना जाता है। हालांकि इसका क्षेत्र बहुत सीमित था 1857 की क्रांति की तुलना में। तो सर जॉर्ज बार्लो याद में रहेगा, ये नाम है, ठीक है, बिना बाल के आदमी जो दिख रहे हैं, सर जॉर्ज बार्लो, के टाइम पर विद्रोह हुआ था, ठीक। तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो फोर्ट विलियम्स का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये थोड़ा सा उटपटांग बनाता है। अब फोर्ट विलियम क्या है उसको समझो। कोलकाता में, ठीक है, एक नदी है हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे एक फोर्ट बनाया, किला बनाया अंग्रेजों ने। उसको नाम क्या दिया, उसको नाम दिया जाता है फोर्ट विलियम। फोर्ट का मतलब किला, और विलियम एक राजा हुआ करता था, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है, इसलिए फोर्ट विलियम ये इसमें नाम दिया गया। तो किसके टाइम पे बना था, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले तो गवर्नर जनरल था ही नहीं, तो बनवा ही नहीं सकता था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे तो 1857 की क्रांति होगी, तो वो भी नहीं बनवा सकता। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर वो भी नहीं बनवा सकता। ये एक ही हो सकता है, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और काफी ताकतवर हुआ करता था, इसलिए उसने क्या किया था, फोर्ट विलियम कोलकाता के हुगली नदी के किनारे बनवाया था। ध्यान में रखना, एक बार आया था ये। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी, ये बहुत बार आता है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी क्या थी, एजुकेशन से संबंधित एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी जब हुआ करता था, तो देखो ऑप्शन में कौन कौन है, सर विलियम जोन्स के द्वारा, ये ठीक है, अर्नेस्ट मैकेंजी द्वारा नहीं, रुडोल्फ जिगलर द्वारा नहीं, सर जॉन आलिया द्वारा नहीं, सर माइकल टेराजगी द्वारा नहीं, ठीक है। इसमें आंसर आएगा विलियम जोन्स। बार बार इसको पढ़ाते हैं, विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी। इस सोसाइटी ने क्या किया, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किए, इसलिए बहुत प्रसिद्ध सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी, ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और उसकी घटना जो है वो सुमेलित है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का रेगुलेटिंग एक्ट दे रहा है, नहीं ये नहीं है। लॉर्ड वेलेजली का स्थायी बंदोबस्त नहीं है, तो कॉर्नवालिस का ही था, ये भी गलत है। लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, हाँ ये ठीक दे रहा है, सिंध की विजय, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया था,
सिंध को जीत कर, पंजाब से पहले सिंध को जीत लिया था इन लोगों ने, और लॉर्ड एलनबरो को उसीलिए नाम आता है कि सिंध को जीत कर उसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध नहीं, अफगान युद्ध इसी के टाइम पर होता है, एलनबरो के टाइम पे, ठीक है। तो आंसर में सी लिया हुआ है, एलनबरो बिल्कुल ठीक लिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर भी भारत के गवर्नर जनरल अब ढेर सारे आएंगे। अब यहाँ पर पहला देखो, किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता के सिद्धांत की नीति का पालन किया? वही है हड़प की नीति, व्यापकता के सिद्धांत, हड़प की नीति, उसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसी को ही बोलेंगे, अधिग्रहण का सिद्धांत उसी को ही बोलेंगे, ध्यान में रखना। तो कौन है यहाँ पर? लॉर्ड डलहौजी, स्पष्ट तौर पर आंसर दिख रहा है, कॉर्नवालिस नहीं आएगा, लॉर्ड रिपन नहीं आएगा, और लॉर्ड हेस्टिंग्स भी नहीं आएगा, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था जिसने रियासतों के विलय कराने के लिए एक नीति लागू किया जिसे हड़प नीति कहते हैं। इसी नीति के द्वारा सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, झांसी, बरार, नागपुर, ढेर सारे राज्य हैं जिनको क्या किया गया, इसके द्वारा मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये है लॉर्ड डलहौजी, ये ठीक है, एकदम युवा लड़का जैसा दिख रहा है लेकिन साम्राज्यवादी बुद्धि का आदमी था। दिन भर इसके दिमाग में साम्राज्य मिलाने के षड्यंत्र ही चलते थे। चलो देखते हैं आगे। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की नीति क्या कहलाती है? फिर वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछा है कि राज्य को मिलाने की नीति किस मामले में? राजाओं के पुत्र ना होने की स्थिति में, ठीक है। तो देखो होता क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के तहत ये नियम बनाया गया, जिन राजाओं के गोद लेना पड़ रहा है उन राजाओं को गोद तब तक लेने दिया जाएगा, ठीक है, जब तक वो नीति नहीं चालू हुई थी। अब जब नीति चालू हो गई तो राजाओं को गोद को लेकर के निषेधाधिकार लागू हो गया। तो यहाँ पर से जिन राजाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया उन्हीं के राज्य को अधिग्रहण करने की नीति अपनाई गई। इसी को क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या इसी को कहते हैं, देखो, मुनरो सिद्धांत नहीं कहते, बल का सिद्धांत नहीं कहते, त्याग का सिद्धांत नहीं कहते, इसको हड़प नीति का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखो, इसके बाद लैप्स के कुख्यात सिद्धांत की योजना भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, तो अभी हमने फिर से पढ़ा, तो लॉर्ड ऑकलैंड नहीं आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं आएगा, लॉर्ड डलहौजी आएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। 1905 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ठीक है हड़प के सिद्धांत की नीति का प्रारंभ किया था? ठीक है, तो यहाँ पर देखो हड़प के, अब देखो ये 1905 यहाँ पर डेट जब बनाया था क्वेश्चन में इसने गलत बनाया था, 1905 में थोड़ी ना शुरू किया है, 1856 वगैरह का टाइम है उधर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, ये भले बनाया था गलत, ऐसा बनाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखो हड़प के सिद्धांत की नीति का प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर से फिर वारेन हेस्टिंग नहीं आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं आएगा, लॉर्ड वेलेजेली नहीं आएगा, लॉर्ड डलहौजी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लॉर्ड डलहौजी के विस्तार, साम्राज्यवादी विस्तार का जीवंत रूप था। उसने हड़प नीति या हड़प सिद्धांत या वेबगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ विल्स लैप्स प्रतिपादित किया। इसके आधार पर उसने पंजाब, सिक्किम, बर्मा आदि ढेर सारी राज्यों को अधिग्रहित कर लिया, ठीक है। आगे आते हैं अगला, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के विलय नहीं किया था? ठीक बात है, अभी ध्यान रखना, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को कि हड़प नीति के तहत क्या किया है, विलय नहीं किया गया, ऐसा कौन सा राज्य है? तो देखो संबलपुर बिल्कुल किया गया था इसको, ठीक है, सतारा को किया गया था, नागपुर को भी किया गया था, लेकिन पंजाब को नहीं किया गया था। पंजाब को युद्ध में बाकायदा हराया गया था। युद्ध नीति के तहत पंजाब का अधिग्रहण भारत में हुआ था, ब्रिटिश भारत में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, पंजाब राज्य। तो डलहौजी ने गोद प्रसाद निषेध अधिनियम जो है वो इस पर लागू नहीं की थी, क्योंकि राजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं था। युद्ध में जब पंजाब राज्य हारा, इसको सबराव का युद्ध बोलते हैं, उसी सबराव के युद्ध में जब पंजाब के सिख हारे तो फिर बाद में डलहौजी ने क्या किया था, इनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, पंजाब राज्य को। आगे देखो अगला राज्य, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी? ये देखो, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक की यही फोटो है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक अत्यधिक उदारवादी शासक माना जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया था उसको देखो, यहाँ पर से ऑप्शन उपलब्धि बोल रहा है, स्थायी बंदोबस्त नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, असीरगढ़ के किले पर अधिकार नहीं, इसका भी नहीं है। ठीक है, ठगी का दमन इसने करवाया है, और पंजाब का विलय नहीं, इसने डलहौजी ने करवाया। तो देखो ठगी का दमन इसने करवाया था, एक आदमी का नाम है, उसका नाम है कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में उसने जितने भी ठग भारत में होते थे उनकी उसने हत्याएं करवाई थी और भारत में सुशासन की स्थापना करने की कोशिश की थी, इसलिए इसके नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, ठगों के अंत के लिए इसने काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अभी देखोगे तो 3 प्रमुख गवर्नर जनरल जो बार बार आते हैं कौन कौन से देख चुके, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक। हालांकि जॉर्ज बार्लो का भी नाम आता है, पढ़ने लायक है, वो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं इसके बाद फिर सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक बिल्कुल ठीक है, डलहौजी का नाम नहीं आएगा, लॉर्ड रिपन का नाम नहीं आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर भारत में सती प्रथा को पूरी तरह क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया। ठीक, तो 2 पुस्तकें आप खरीदिए और क्या करिए, टेस्ट इसका बनाइए, जितना हो सके इतने क्वेश्चंस को बार बार देखिए और इस वीडियो को भी बार बार देखिए, तो आपको क्या होगा, चीजें याद होंगी। आते हैं अगला क्वेश्चन में, सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। फिर से वही दे रहा है, लॉर्ड लिटन ने नहीं किया था, लॉर्ड रिपन ने नहीं किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं किया था। ठीक है, वही क्वेश्चन है। आगे देखो, इसमें एक और नाम जुड़ेगा, ध्यान में रखना, राजा राम मोहन रॉय, इनके प्रयास से सती प्रथा समाप्त हुई थी। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण नाम है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। ठीक है, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं आएगा, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं आएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट भी नहीं आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक यही आएगा, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ था, इसके टाइम पर लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था, जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कराने की बात रखी थी और आज भी लागू करवा दिया गया है। ठीक है, जानते ही हो आज भी अंग्रेजी के बिना पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तकलीफ वाली बात है। खैर, आगे देखते हैं, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। फिर से बार बार वही याद करना है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आंसर में, डलहौजी नहीं आएगा, लॉर्ड रिपन नहीं आएगा और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी नहीं आएगा। कौन आएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से समाप्त करने वाला कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रिवी काउंसिल, ये भी आता है क्वेश्चन, इंडियन प्रिवी काउंसिल का गठन किसने किया था। ठीक है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड नहीं आएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग नहीं आएगा, लॉर्ड मिंटो भी नहीं आएगा, लॉर्ड लिटन का नाम बार बार आता है। तो लिटन क्या चाहता था, ये क्या था, इसको समझो। प्रिवी काउंसिल का मतलब होता था, प्रिवी काउंसिल इसका मतलब है कि जितने भारतीय राजा हैं, ठीक है, राजा महाराजा, उनके द्वारा मिलकर के एक संगठन बनाया जाएगा और वो रियासतों की बात को किसके सामने रखेंगे, ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे। इसलिए क्या किया गया था, भारतीय प्रिवी काउंसिल, इसका गठन किया गया था। आज़ादी के बाद यही प्रिवी काउंसिल सक्रिय हो जाता है और देशी रियासतों को आज़ादी देने के पक्ष की बात करता है यही। ठीक है, तो भारतीय प्रिवी काउंसिल क्या है, देशी रियासतों के जितने प्रतिनिधि थे उनका एक संगठन था, उसको बनाने का सुझाव लॉर्ड लिटन ने दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, वुड डिस्पैच, इस पे आता है क्वेश्चन, वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था। ठीक है, तो देखो वुड डिस्पैच क्या है, यहाँ पर शिक्षा योजना बिल्कुल, रेल विस्तार नहीं है, भूमि बंदोबस्त नहीं है, ब्रिटिश रिकॉर्ड का लेखा ये भी नहीं है। ठीक है, आंसर है शिक्षा योजना। ठीक है, इस शिक्षा योजना को क्या किया गया था, 100 अनुच्छेदों में प्रकाशित किया गया और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सुधार के लिए इसने क्या किया था, कार्य किया था, इसलिए नाम को याद किया जाता है वुड डिस्पैच। आदमी का नाम था वुड, इसलिए इसका नाम याद किया जाता है वुड डिस्पैच। तो ध्यान में रखना, एक शिक्षा योजना है 1854 की। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, अब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद किसी भारतीय को बनाते नहीं, आजादी से पहले क्या हुआ था, अंतिम गवर्नर जनरल या कहें कि अंतिम वायसराय जो कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, तो माउंट बैटन जो है वो क्या थे, भारत के लिए ज़्यादा वो सहिष्णु थे, भारत के साथ चलना पसंद करते थे, इसलिए उनको सम्मान देते हुए क्या किया गया था, लॉर्ड माउंट बैटन को क्या किया गया था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। जबकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसका पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया फिर, तो उस टाइम बनता है
जिन्ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो लॉर्ड वेवल नहीं आएगा, राजगोपालाचारी, इनके बाद राजगोपालाचारी बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं आएंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो इनका नाम बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान से। निम्न अंग्रेजों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे दिया, इनका नाम भी बहुत बार आता है, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं आएगा नाम, लॉर्ड मैकाले नहीं आएगा, लॉर्ड क्लाइव भी नहीं आएगा, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ यही आता है, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था, जो भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लग गया था उसको उसने समाप्त कर दिया और भारतीय प्रेस को मुक्त कर दिया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं किसको, चार्ल्स मेटकाफ, ये आदमी है चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। आगे देखो इसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन अभी मैंने दिखाया इनका फोटो, यह है लॉर्ड माउंटबेटन। आगे सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के टाइम पे गवर्नर जनरल बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना। लॉर्ड कर्जन ये तो 1905 में थे, ये नहीं थे। लॉर्ड रिपन भी नहीं थे। लॉर्ड डफरिन तो कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे थे। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इन्हीं का नाम आता है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का पहला वायसराय भी था 1857 की क्रांति में। ये है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इसका फोटो ये है, ठीक। अगला देखते हैं, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू करवाया था। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, लॉर्ड रिपन बिल्कुल आएगा, लॉर्ड कैनिंग नहीं आएंगे, लॉर्ड मैकाले भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आंसर क्या आएगा, बी यानी लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ये है, लॉर्ड रिपन का फोटो, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन यानी भारत में लोकल गवर्नमेंट्स की शुरुआत करने का श्रेय इसी को दिया जाता है, लॉर्ड रिपन को, ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स है। तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय कम गवर्नर जनरल भी वो था बाद में। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, इस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग को देखो ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों से इन्होंने क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। आगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया था, यह भी ध्यान में रखना। मैकाले समिति की रिपोर्ट पर भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम भी घोषित किया गया था, मैंने बताया अभी, ठीक, एग्जाम में आया है। तो ये नोट महत्वपूर्ण नोट है, ध्यान में रखना। ये जो है, ये जो अगर तुम ये नोट्स चाहते हो, जो पीडीएफ तुमको चाहिए, तो क्या करना है, इस पीडीएफ के लिए हमारी ऐप आती है ना, इस कंपटीशन एकेडमी कोचिंग की एक ऐप आती है, उसमें आप जाओगे, ऐप में पेड कोर्सेज के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बड़ा फायदेमंद ऐप है ये, कहना चाहिए पीडीएफ है। आगे देखो, भारत के वायसराय तो लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी, ये बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं आएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसी की स्थापना बार बार याद में रखना, एग्जाम में आता है लॉर्ड कर्जन। ये है लॉर्ड कर्जन की फोटो, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, यहाँ पर स्थापित किया था एक विभाग, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ध्यान रखना। भारतीय मौसमिक सर्वेक्षण नहीं आएगा, सांख्यिकी सर्वेक्षण नहीं आएगा, आंसर केवल पुरातात्विक सर्वेक्षण ही आएगा, ध्यान रखना। आगे आते हैं, निम्न में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, स्पष्ट तौर पर फिर से वही पूछ दिया, तो लॉर्ड कर्जन फिर से आंसर आ जाएगा। हॉर्डिंग नहीं आएगा, मिंटो नहीं आएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड भी नहीं आएगा। लॉर्ड कर्जन पे देखो क्वेश्चन बन रहा है बार बार। आगे देखो, इसके बाद किस गवर्नर जनरल ने डाक और तार विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है डाक और तार विभाग, क्योंकि विभाग में हमेशा दिमाग में कर्जन आता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या आंसर ले रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं आएगा, लॉर्ड मिंटो नहीं आएगा, डाक और तार में रिपन भी नहीं आएगा, लॉर्ड रीडिंग भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, यही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी स्थापना किसने की थी, डाक और तार विभाग की, वो आता है डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। डलहौजी ने इसकी, अच्छा यहाँ लिखा भी है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी डाक और तार विभाग की। तो विभाग एक जगह इसलिए लिख दिया मैंने ताकि कर्जन लगा करके मत आ जाना, ठीक है, या फिर और कोई नाम लगा करके मत आ जाना। तो देखो इसका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी से संबंधित नहीं है वाला बोलना है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से तिब्बत अभियान लॉर्ड डलहौजी ने भेजा था, बंगाल का विभाजन
तो लॉर्ड कर्जन ने भी किया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी उसने लाया था, वहाँ पर कलकत्ता के लोगों को अधिकार, विश्वविद्यालय पर अधिकार कम कर दिया था। दिल्ली दरबार का आयोजन, ये नहीं आएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है। लॉर्ड मेयो, ये फोटो मेयो की है। भारत में निम्नलिखित में से पहली जनगणना, ये बार बार एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम में भी दिमाग में रखना। तो देखो यहाँ से, ब्रिटिश सरकार में किस वायसरॉय के काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन लिखा है, ये नहीं आएगा। लॉर्ड कर्जन नहीं आएगा, एल्गिन नहीं आएगा, और लॉर्ड मेयो आ जाएगा। ठीक, एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना, पहली जनगणना। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद फिर देखो अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी नामक, है ना, मार्च के समय भारत का गवर्नर कौन था? बार बार आता है जब महात्मा गांधी, ठीक है, दांडी यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो याद करो एक समझौता भी है, लॉर्ड इरविन, है ना, ये इरविन के साथ एक समझौता है, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं 1931 का, तो लॉर्ड इरविन है, ध्यान में रख सकते हो। लॉर्ड वेल्लेस्ले और लॉर्ड कर्जन नहीं आएगा, लॉर्ड लिन भी नहीं आएगा, आंसर आएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, देखो यहाँ से ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत में ब्रिटिश वायसराय एवं घटना सुमेलित नहीं है बोल रहा है? ठीक है, जोड़ी नहीं बन रही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो, तृतीय बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, अंग्रेजों ब्रिटिश भारतीयों के अधिकार को कम कर दिया था विश्वविद्यालय पर। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे हुआ था, ये भी ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन, मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह, लॉर्ड माउंटबेटन, नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे नहीं हुआ था, ये लॉर्ड वेवेल के टाइम पे हुआ था, इसलिए आंसर में डी होगा। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल दिमाग में रख सकते हो। ठीक, तो अगला देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा भी था, लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, डलहौजी नहीं आएगा, नॉर्थब्रुक नहीं आएगा, लॉर्ड कैनिंग आएगा, लॉर्ड लिट्टन नहीं आएगा। ठीक, आगे, लॉर्ड वेवेल के वायसराय के काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में, तो देखो लॉर्ड वेवेल के वायसराय रहते हुए कौन सी घटना हुई थी? तो शिमला सम्मेलन, ये बिल्कुल ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, भारत का विभाजन नहीं। ठीक है, भारत का विभाजन बाद में हुआ था माउंटबेटन के टाइम पे। तो देखो शिमला समझौता, इसी टाइम पर एक वेवेल योजना भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, और शिमला समझौता भी हुआ था। शिमला समझौता में क्या हुआ था? महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच में वार्ता हुई थी और भारत के विभाजन को लेकर के सहमति नहीं बन पाई और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो वेवेल योजना ध्यान में रखोगे तो वो भी ध्यान में आ जाएगा। शिमला सम्मेलन, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, इसलिए दोनों की मैंने फोटो डाल दी है, ध्यान में रखो, शिमला सम्मेलन है। आगे आते हैं। इसके बाद फिर उस ब्रिटिश वायसराय का नाम बताया जिसने वर्ष 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय लिया। ठीक है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड नहीं आएगा, हार्डिंग नहीं आएगा, लॉर्ड कर्जन आएगा, लॉर्ड मिंटो नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना एवं वायसराय सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित क्या नहीं है? फिर से देखो, इसमें से बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन ने करवाया था, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, ये भी ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में, याद होगा, है ना, मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार आता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक जोड़ी है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, लॉर्ड लिन लिथगो, नहीं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो नहीं था, इस टाइम पे भी लॉर्ड वेवेल था, तो वेवेल के टाइम पे ही क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन भारत आया था, क्योंकि अंतिम रूप में जब डिसाइड हो गया कि भारत का आज़ादी होना ही है, तो कैबिनेट मिशन आई थी और उसने भारत में एक अंतरिम सरकार की नियुक्ति करवाई, वही है कैबिनेट मिशन। ये है लॉर्ड वेवेल का फोटो। ठीक है, ये चार्ली चैपलिन टाइप दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, पहचान में आ जाएंगे, लॉर्ड वेवेल। आगे देखो, 1945 के शिमला सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? अब भी देखे हम लोग, तो लॉर्ड इरविन नहीं आएगा, लॉर्ड लिन लिथगो नहीं आएगा, माउंटबेटन नहीं आएगा, लॉर्ड वेवेल जो है वो कौन थे? शिमला समझौता या वेवेल योजना, उसी को ही बोलते हैं, वही क्वेश्चन फिर से। आगे देखते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं
सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो फिर से गलत वाला निकालना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, दिल्ली में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी का राज्याभिषेक इसने करवाया। ठीक है, तो ये गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि देखो दिल्ली दरबार का आयोजन किसने करवाया था, हार्डिंग द्वितीय ने करवाया था, ये गलत हो गया। लॉर्ड रीडिंग, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं आएगा। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो चैम्सफोर्ड का है, इस पर गलत जोड़ी इसने बनाया फिर से। लॉर्ड वेवेल, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा और नौसेना का विद्रोह, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इसके टाइम पर नौसेना का विद्रोह हुआ था, आजाद हिंद फौज आई थी, इसी टाइम पर क्या हुआ था, मुकदमा चला था आजाद हिंद फौज पर। और एक बात और ध्यान में रखनी है, वेवेल योजना भी इसी टाइम पे आई थी, लॉर्ड वेवेल के टाइम। लॉर्ड माउंटबेटन, संविधान सभा का गठन, नहीं ये तो संविधान सभा का गठन भी वेवेल के टाइम पे लगभग हो गया था। ठीक है, तो ये भी गलत ले रहा है। ठीक, तो ध्यान में रखना है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं उसका कार्य सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसी तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसी को लोग बच्चे गलत करके आते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनना। ठीक है, या तो क्या करना है, हेडफोन लगाना और आंख बंद करके सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। ये लॉर्ड गवर्नर और जनरल वाले जो क्वेश्चन ना इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए मैंने देखा है बच्चे बहुत गलती करते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा आता भी है। तो ध्यान से देखो, इस तरह क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, तो फिर से सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, गलत वाला अपने को खोजना है। तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन भारत की प्रथम जनगणना, हाँ देखें बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, ये भी ठीक है। लॉर्ड रीडिंग, दिल्ली दरबार, गड़बड़ तो ही हो गया। लॉर्ड रीडिंग थोड़ी दिल्ली दरबार आएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, देखो हार्डिंग द्वितीय का नाम बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, उसने दिल्ली दरबार आयोजित किया था। लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव, हाँ ठीक है, इसके में ठीक है आया था लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त प्रस्ताव। तो सी गलत है, सी आंसर ले रहा है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग की फोटो देख लो, यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। लॉर्ड रीडिंग के समय, ठीक है, इस टाइम पे असहयोग आंदोलन चला था, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। आगे देखते हैं इसके बाद, किस वायसराय के काल में सफेद विद्रोह हुआ था। अब सफेद विद्रोह का मतलब है कि ब्रिटिश जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सफेद विद्रोह। ठीक, तो देखो किसके टाइम पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पर है लॉर्ड कर्जन, नहीं लॉर्ड कर्जन के टाइम पे नहीं हुआ था। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे भी नहीं हुआ। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे नहीं हुआ है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे नहीं हुआ। देखो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने विद्रोह किया। क्यों, क्योंकि हुआ क्या था, वहां पर एक इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल में क्या व्यवस्था थी, इल्बर्ट बिल में व्यवस्था ये थी कि मुकदमा चाहे ब्रिटिश का हो चाहे वो भारतीय का हो, ठीक है, भारतीय कोई आकर मुकदमा दायर करे या फिर ब्रिटिश आकर मुकदमा दायर करे, उसकी सुनवाई कौन कर सकता है, भारतीय न्यायाधीश भी सुनवाई कर सकते हैं। इस तरह का प्रावधान लाया गया। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम। तो ब्रिटिश ने विद्रोह किया था, इसलिए बोलते हैं सफेद विद्रोह। ठीक, आगे देखो, उस ब्रिटिश वायसराय का नाम बताया जिसने 1905 के बंगाल राज्य के विभाजन का निर्णय लिया था। अब भी अभी हम लोग देखे थे बार बार, तो चैम्सफोर्ड नहीं आएगा, हार्डिंग नहीं आएगा, लॉर्ड कर्जन आ जाएगा, लॉर्ड मिंटो नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद फिर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो अंतिम कहोगे तो कौन आएगा, हमारा जो पहला होगा वही तो अंतिम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो लॉर्ड इरविन नहीं आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं आएगा, सी राजगोपालाचारी। तो हुआ क्या, आज़ादी के पहले भारत के वायसराय कौन बन करके भेजा गया था, ठीक है, या वायसराय का हो या गवर्नर जनरल बना के भेजा था ब्रिटिशर्स ने, पाकिस्तान का भी और भारत का भी होता लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आज़ाद हो गया तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। फिर उसके बाद सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। उसके बाद तो भारत में संविधान लागू हो गया, तो राष्ट्रपति व्यवस्था लागू हो गई। ठीक है, तो राजगोपालाचारी। ठीक है, ध्यान में रहना। ठीक, लॉर्ड कर्जन नहीं आएगा, चैम्सफोर्ड भी नहीं आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर से ये एक बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, ये आप याद रख लेना। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो कौन होगा, वो है वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब ये कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया कौन सा एक्ट में, 1833 के एक्ट में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, अब ये कौन होगा, ये होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अब ये देखो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अब ये कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी। ये लिस्ट इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से ही 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा, तो एकदम रट मारना है इसको। ठीक है, आगे देखो इसके बाद
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी नहीं रहे, सी राजगोपालाचारी आंसर आ जाए, डॉक्टर अंबेडकर नहीं रहे, ठीक है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद वो भी नहीं रहे, ठीक, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर से फिर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि वेल कभी नहीं रहा, सी राजगोपालाचारी नहीं रहे, ठीक है, बी अंबेडकर नहीं रहे, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही क्या बनाया गया, पहली बार उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, स्वतंत्र भारत का। स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, अब स्वतंत्रता के समय देखो जो वही अंतिम होगा वही तो क्या होगा, देखो यहाँ पर लॉर्ड वेवल ये नहीं है, लॉर्ड इरविन भी नहीं है, लॉर्ड रीडिंग भी नहीं है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है, सिंपल, ठीक है। हालांकि इसमें यहाँ पर वायसराय शब्द की जगह गवर्नर जनरल ही ठीक लगता, लेकिन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व सेटलमेंट और गवर्नर जनरल सुमेलित है? ठीक बात है। अब देखो फिर से वही मिला रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था एक तरफ दे दिया और दूसरी तरफ कौन दे दिया, गवर्नर जनरल। तो देखो यहाँ पर भू राजस्व सेटलमेंट एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है, गवर्नर जनरल है, दिया हुआ है, ठीक, साइंस ऑफिसर का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें सुमेलित है बोल रहा है, स्थायी समझौता, स्थायी बंदोबस्त वही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल ठीक है। रैयतवाड़ी समझौता नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग में कहाँ आएगा, नहीं आएगा। महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग नहीं आएगा। तालुकदारी नहीं आएगा। मालगुजारी सब गलत दिया है इसने, ठीक है, पहला ही सही दे रहा है। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहले भी हम देखते आए और यहाँ पर भी ले लिया, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरह के और अधिक क्वेश्चन चाहिए तो ये दोनों बुक खरीद लेना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सूची आ को सूची ब से सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ नियुक्त ब्रिटिश जनरल है और दूसरी तरफ कौन था, उनके द्वारा पराजित भारतीय शक्ति, भारतीय राज्य, कौन कौन से राज्यों को इन लोगों ने हराया उसी को हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, मैसूर को हराया था अंतिम तौर में, ठीक है। हालांकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय में बहुत कमजोर कर दिया था लॉर्ड मैसूर राज्य को, लेकिन उसी ने हराया, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का आएगा मराठा, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का जानते हो, लॉर्ड डलहौजी का आता है सिक्कों को हराया या उसको मिला लिया सिक्कों को। लॉर्ड एलनबरो का आता है सिंध राज्य, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर है, ठीक। तो यहाँ पर है लॉर्ड एलनबरो का फोटो है, लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया था, सिंध को मिलाया था, इसका नाम ध्यान में रखना। तो ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कंपनी के गवर्नर जनरल, देखो एक तरफ कंपनी का गवर्नर जनरल है, ठीक है, और उनके युद्ध क्या है, सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाले खोजना है अपने को, ठीक है। तो देखो वॉरेन हेस्टिंग रोहिल्ला युद्ध एक हुआ था, ठीक बात है ये। लॉर्ड वेलेजली तृतीय मैसूर युद्ध नहीं, तृतीय मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये सुमेलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड सी हेस्टिंग्स के टाइम तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग है ये, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे प्रथम सिख युद्ध, हाँ ये भी हुआ था, ठीक है। आंसर इसका बी है, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे तृतीय मैसूर युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसलें कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश शासन काल में भारत में निर्यात की जाती थी? तो कच्चा माल के रूप में भारत से क्या जाता था, एक बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन, देखना ध्यान से, हालांकि निर्यात वाली चीजें पूछता ही है, ठीक है। तो देखो भारत क्या क्या इस पर निर्यात करता, तो कपास हमारे यहाँ से तो ढेर सारा कपास लेकर के जाते थे। तो ये नील तो जान रहे हो, नील विद्रोह भी हुआ, नील चंपारण आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। जूट हमारे यहाँ से लेकर के जाते थे ताकि कच्चा माल जलाया जा सके वहां से ले जा करके। चौथा नंबर पर दे रहा चाय, नहीं चाय हमारे यहाँ से नहीं ले जाते थे, चाय बहुत बाद में उत्पादन तो हुआ अंग्रेजों के टाइम पे, लेकिन बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं होता था। ये तीन चीजें निर्यात होती थी, एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान में रखना। ब्रिटिश काल में भारत में किसका प्रमुख निर्यातक हुआ करता था, भारत। तो देखो कच्चा माल का निर्यातक होता था, मशीनरी हमारे यहाँ कभी बनती नहीं थी इतनी, श्रमिक थोड़ी लेकर के जाएंगे, वो तो अफ्रीका से लेकर के जाते थे कई बार, हस्तशिल्प भी हमारे यहाँ से जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में भारत से कच्चा माल ही भारत में निर्यात होता था अंग्रेजों को। आगे देखो, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ईस्टर्न रेलवे नहीं, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। पेनिनसुला हमारे भारत का दक्षिण भारत क्षेत्र में ये कंपनी कार्य करती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था पेनिनसुला, है ना, समझते हो। पेनिनसुला भारत का ये वाला इलाका है, दक्षिण का इलाका, इसी एरिया पे चलती थी, इसलिए इसका नाम है पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश शासन काल में भारत में किस वर्ष रेलवे का प्रारंभ हुआ था? ठीक बात है। तो 1836 में नहीं, बहुत बाद में हुआ था। 1846 में नहीं, 1850 में, हाँ 1850 में कौन था, ब्रिटिश टाइम पर लॉर्ड डलहौजी आ चुका था, उसने फिर इसको शुरू करवाया, बड़ी मात्रा में करवाया। 58 के टाइम पे नहीं आएगा।
आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो पुनर्जागरण का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से एक एक फोटो ध्यान में रखना, और बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पक्का बनेंगे, ठीक है। तो देखो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी निश्चलानंद नहीं, स्वामी चिन्मयानंद नहीं, स्वामी हरिदास भी नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। तो आंसर में इसमें कौन थे? तो देखो सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है किसकी? तो यहाँ पर देखो एक नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक। इनकी रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो है और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश। इनमें विभिन्न प्रकार के धर्मों के खंडन मंडन को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखो आर्य समाज के कौन थे? संस्थापक भी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक रचना लिखी, हिंदी भाषा में है, संस्कृत निष्ठ हिंदी लेकिन है, ठीक है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी, बम्बई उस टाइम पे बोलते थे। और एक नारा इनका भी बहुत प्रसिद्ध है, वो है वेदों की ओर लौटो। ये इतनी सारी चीजें इसमें ध्यान में रखना। तो 18 फिर से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? फिर से आ गया, तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती, याद में रखना। ये फोटो देख लिया रहो, दिमाग में याद में रखना। आगे देखते हैं इसके बाद फिर सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताएं। अभी हमने फिर से देखा था, वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? फिर से आ जाएगा दयानंद सरस्वती। तो देखो बार बार वही आते हैं, इसलिए रिपीटेड में क्वेश्चन है। आर्य समाज एकदम अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर नहीं, केशव चंद्र सेन नहीं, पंडिता रमाबाई नहीं, ज्योतिबा फूले। ये इनकी फोटो है ज्योतिबा फूले की, ठीक है। तो ज्योतिबा फूले ने क्या किया था? ये भी डेट है 1873, ठीक है। 75 में आर्य समाज, 73 में कौन? सत्य शोधक समाज। किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिबा फूले, ये इनकी फोटो है, ध्यान में रखना। उनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? फिर से तो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं, फिर से नारायण गुरु नहीं, ज्योतिबा फुले, ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में की थी, ठीक। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी? फिर से देखो वही क्वेश्चन है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना, भारत समाज सेवक नहीं आएगा, प्रार्थना समाज नहीं आएगा, परमहंस समाज भी नहीं आएगा। आगे देखो निम्नलिखित समाज सुधारक आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, ठीक है। तो देखो राजा राम मोहन राय भारत में पहली बार उन्होंने क्या किया था? भारतीय समाज और धर्म को सुधारने के लिए कोशिश की थी, इसलिए उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं। तो राजा राम मोहन राय याद में रखना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाद में आए, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर भी बाद में आए, स्वामी विवेकानंद भी बाद में आए। कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो ए और बी दे रहा है, ये सब नहीं आएगा, केवल एक ही आंसर आएगा। तो राजा राममोहन राय ध्यान में रखना सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये किस लिए प्रसिद्ध हुए? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उन्होंने पारित करवाया था 1856 में। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की संचालन करने की जिम्मेदारी देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। सनातन धर्म हिंदू धर्म पर उन्होंने चर्चा की थी। आगे देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता थे? ठीक है, दयानंद सरस्वती नहीं आएंगे, रामकृष्ण परमहंस नहीं आएंगे, स्वामी विवेकानंद नहीं आएंगे, आएगा कौन? राजा राममोहन राय। देखो ये इनकी फोटो है राजा राममोहन राय की, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? भारत में पहली बार धर्म और समाज को सुधारने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए, इसलिए इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? ठीक है, तो फिर से राजा राममोहन राय बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं आएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं आएगा, केशव चंद्र सेन भी नहीं आएगा, आंसर आएगा राजा राममोहन राय। आगे देखो राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की थी? बार बार याद रखना किस सांस्कृतिक संगठन, तो आर्य समाज नहीं आएगा क्योंकि दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया, देव समाज नहीं आएगा, ब्रह्म समाज आएगा और प्रार्थना समाज नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे समाज आते हैं एग्जाम में, ध्यान में रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, किसके द्वारा? राजा राममोहन राय द्वारा। ठीक, आगे आते हैं इसके बाद फिर देखो
सती प्रथा की व्यवस्था का प्रथम विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी नहीं, बहुत बाद में आते हैं। राजा राममोहन राय का नाम आएगा, अकबर का नाम नहीं आएगा। अकबर ने भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, जवाहरलाल नेहरू नहीं आएगा। ठीक है, तो राजा राममोहन राय। और कौन आते हैं सती प्रथा वाले में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 3 नाम आता है सती प्रथा को लेकर, 4 चीज याद करना है सती प्रथा को लेकर के। एक तो देखो एरण अभिलेख, प्राचीन भारत में आएगा एरण अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का 510 ईस्वी का, वहां से क्वेश्चन आता है सती प्रथा। दूसरा सबसे पहला उल्लेख मनुस्मृति में, वहां से आता है क्वेश्चन। तीसरा यहाँ पर सबसे पहले उसके खिलाफ प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और उसके बाद फिर आ जाएगा इस पे प्रतिबंध लगवाने के लिए सामाजिक सुधार किसने किए? राजा राममोहन राय ने। ठीक, तो आगे आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया था? आर्य समाज नहीं आएगा। रामकृष्ण मिशन, ये आज भी चलता है, ये आएगा। नवजीवन सोसाइटी, ये महात्मा गांधी का था। मतदान सभा, ये दादा भाई नौरोजी और पारसियों लोगों का था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी देशों में वेदांत का प्रचारक था? तो स्वामी श्रद्धानंद नहीं आएगा, स्वामी रामानंद नहीं आएगा, स्वामी विवेकानंद आएंगे, स्वामी दयानंद नहीं आएंगे। तो स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? वो गए थे शिकागो, और वहां पर विश्व धर्म संसद को उन्होंने संबोधित किया था। ठीक है, इसलिए स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। पश्चिमी देशों में वेदांत के प्रचारक थे। ठीक है, आगे देखो किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? अब भी हम लोग पढ़े हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं आएंगे, स्वामी विवेकानंद का नाम आएगा। अरबिंदो नहीं आएंगे, राज नारायण बसु नहीं आएंगे, रामकृष्ण प्रसन्न परमहंस भी नहीं आएंगे। स्वामी विवेकानंद ने ही क्या किया था? अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक, ब्रह्म समाज 1828 में कलकत्ता में, इसकी स्थापना राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी आता है मैडम ब्लातावस्की और कर्नल हेनरी एल्कॉट, उन्होंने की थी। ये शिकागो में की थी इन लोगों ने। इसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। धर्म सभा राधाकांत देव। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल महाराज और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इतनी सारी चीजें, अब ये लिस्ट आपको याद में रख लेनी है। ये जो लिस्ट मैं जानबूझ करके डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ? ताकि आप PDF डाउनलोड करो और इसको याद करो। ठीक है, ये जो हिस्से हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं किसके? इस PDF के, जहां से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं उनको एक लिस्ट कर दिया। और इसी बस को देख करके चले जाओगे तो कई बार क्या होगा, 3 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके बाद फिर आगे देखो यहाँ से, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? ठीक है, तो न्यूयॉर्क नहीं आएगा, शिकागो आएगा, वाशिंगटन नहीं आएगा, कैलिफोर्निया नहीं आएगा। तो शिकागो में उन्होंने क्या किया था? विश्व धर्म संसद को संबोधित किया। 19वीं शताब्दी में बंगाल के विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो राजा राममोहन रॉय, विधवा नहीं आएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका नाम आएगा। केशव चंद्र सेन नहीं आएगा। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं आएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक, तो ध्यान में रखना, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता ईश्वरचंद विद्यासागर, ये इनका फोटो है ईश्वरचंद विद्यासागर का। ठीक है, आगे देखो 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? फिर से वही क्वेश्चन है, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद फिर आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कोड की सहायता से। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो MG रानाडे, यहाँ पर पहला है MG रानाडे। तो MG रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? तो इंडियन नेशनल एंड सोशल कॉन्फ्रेंस नामक एक संस्था की स्थापना की थी MG रानाडे। देखो ये फोटो है उनकी, MG रानाडे की। ठीक है, दूसरे नंबर पर ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? सत्य शोधक समाज स्थापित किया था। और पूना में एक कन्या विद्यालय, उनकी पत्नी जो थी उनकी सहायता से उन्होंने क्या किया था? एक कन्याओं के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई, ये आर्य महिला समाज की स्थापना उन्होंने की थी। और पूना में विधवा आश्रम की स्थापना DD कर्वे, देखो ये DD कर्वे हैं, एक समाज सुधारक हुए, उन्होंने स्थापित किया था। पंडिता रमाबाई, ये स्वामी विवेकानंद की विरोधी हुआ करती थी रमाबाई, उन्होंने क्या किया था? पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ठीक, तो आंसर इसका है C, ध्यान में रखना। आगे आते हैं। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद निम्नलिखित में से कथन पढ़िए,
19वीं शताब्दी में भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था। बिल्कुल ठीक है भाई, पुनर्जागरण हुआ था बिल्कुल। इसके बाद अनेक समाज सुधारक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ था, बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन से चले थे। ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय चेतना का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक बात है, लोगों ने सोचना शुरू किया था कि हम भारतीय हैं, एक राष्ट्रीय चेतना लोगों के मन में बननी शुरू हो गई थी। ना मैं बंगाली, ना मैं पारसी, ना मैं, है ना मैं गुजराती, ना महाराष्ट्रियन, ना छत्तीसगढ़ी, इस तरह के माइंडसेट हट करके सब लोगों ने अपने आप को भारतीय सोचना शुरू किया। तो राष्ट्रीय चेतना का मार्ग इसने प्रशस्त किया था। ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर ए आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक आंदोलन एवं उसके संस्थापक सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सही वाला बताना है। मानव धर्म सभा दादोबा पांडुरंग, नहीं आएगा, पांडुरंग तो वहाँ पर थे प्रार्थना समाज। परमहंस मंडली, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। आत्माराम पांडुरंग ये भी दे रहा है। नदवा उलेमा, ठीक है, ये मौलाना शिबली नुमानी, हाँ इनका नाम आएगा नदवा सुलमा। इसके बाद अहमदिया आंदोलन, अहमद रजा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अहमदिया आंदोलन में तो यहाँ पर मौलाना शिबली नोमानी, ये इनका फोटो है, मौलाना शिबली नोमानी, इन्होंने स्थापना किया था नदवा उलेमा को। ठीक है, दादोबा पांडुरंग, देखो ये है इनकी फोटो, आत्माराम पांडुरंग की फोटो ये है, और अहमद रजा खान की फोटो ये वाली है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखो ये युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट है ना, आंदोलन की अगुवाई निम्न में से किस व्यक्ति ने की थी? विलियम मैक्स मुलर नहीं आएगा। सर विलियम जोन्स, इनका तो एशियाटिक सोसाइटी है। सर हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्हीं का नाम आएगा। डेविड हेयर का नाम नहीं आएगा। हेनरी विवियन डेरोजियो क्या थे? एक शिक्षक थे, ये इनकी फोटो है, शिक्षक थे बंगाल के हिंदू विश्वविद्यालय में, वहाँ पढ़ाते थे। उन्होंने क्या किया था, युवाओं को लेकर के एक यंग बंगाल मूवमेंट नाम का आंदोलन चलाया और भारतीय समाज को रेडिकल रूप में सुधार करने की कोशिश की। आगे देखो, महाराष्ट्र के प्रथम सुधार संगठन परमहंस सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? परमहंस सभा की स्थापना दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर, यही आएगा। इनके छोटे भाई का नाम है, ये नहीं आएगा। विष्णु भीकाजी गोखले नहीं आएगा। गोपाल हरि देशमुख नहीं आएगा। तो दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर याद में रखना नाम। ठीक है, इनका हमने फोटो भी देखा था, दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर। देखो दादोबा पांडुरंग इनका नाम आता है इसमें, तो ध्यान में रखना, फोटो देख ले रहो। ठीक है, तो ध्यान में रखना परमहंस सभा। आगे 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है ना, ये ध्यान में रखना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखो गोपाल कृष्ण गोखले आंसर में दे रहा है, ये फोटो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ध्यान में रख सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने क्या किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं आएगा, महात्मा गांधी नहीं आएंगे, लाला लाजपत राय नहीं आएंगे। 1939 में देखो तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा है ना, इसको हम थोड़ा देखें। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? यहाँ पर देखो केशव चंद्र सेन नहीं आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं आते हैं, यहाँ पर आएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर, हाँ ये ठीक है, इनका नाम आएगा तत्वबोधिनी सभा। मधुसूदन दत्त का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा चलाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज को भी संभाला था, ध्यान में रखना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, तो देखो पूना सार्वजनिक सभा गोपाल कृष्ण गोखले स्पष्ट तौर पर नाम दे रहा है। ठीक, दो संस्था इनकी हो जाएगी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और गोपाल कृष्ण गोखले का यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा। दो संगठन याद में रखना। वाई डी चिपळूणकर नहीं आएगा, महादेव गोविंद रानडे नहीं आएगा, एन.एम. जोशी भी नहीं आएगा। आगे देखो विधवा महिलाओं के लिए शारदा एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये देवेंद्र नाथ टैगोर की फोटो याद रख सकते हो, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना तत्वबोधिनी सभा, और दो नाम यहाँ पर से है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और पूरा सार्वजनिक सभा, इन दो संगठनों के संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। आगे आते हैं, विधवा महिलाओं के लिए शारदा एक्ट की स्थापना किसने करवाई थी? ठीक है, तो देखो यहाँ पर से शारदा सदन, शारदा एक्ट अलग हो गया। शारदा सदन ये स्थापित किया था पंडिता रमाबाई ने। महात्मा फुले नहीं आएगा, केशव चंद्र सेन नहीं आएगा, राजा राममोहन राय नहीं आएंगे। तो देखो अभी अभी हमने देखा था इनका फोटो है ना, यानी कि पंडिता रमाबाई, ठीक है, याद में रखना पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया था? स्थापना किया था
ठीक, ये है पंडिता रमाबाई का फोटो। तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, स्थापित किया था यहाँ पर, एक बोलते हैं उसको शारदा सदन। हालांकि दो संगठन इनके नाम पर याद रखना, एक संगठन कौन सा, आर्य महिला समाज, और दूसरा कौन सा, तो दूसरा वाला है शारदा सदन। ठीक, तो शारदा सदन ध्यान में रखना है। शारदा शब्द को लेकर के कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो शारदा एक्ट आता है एक हरिविलास शारदा का, उन्होंने क्या किया था, भारत में बाल विवाह रोकने के लिए एक एक्ट लाया था, शारदा एक्ट। ठीक है, तो वो है, ध्यान में इसलिए रखना, शारदा सदन। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, है ना, उनके कार्य क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखो अब हम 1857 की क्रांति को देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह में हमको इसमें जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहाँ पर से हम देखते हैं बख्त खान। ठीक है, तो बख्त खान जानते हो मेरठ से वो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब मेरठ तो ऑप्शन में नहीं है और दिल्ली चले गए थे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर से, बख्त खान का आ गया दिल्ली। ठीक है, तो ए का स्पष्ट तौर पर दिख रहा है चौथा नंबर आंसर, तो चौथा नंबर इसमें है और चौथा नंबर इसमें है, स्पष्ट तौर पे देख। हालांकि सबको देख सकते हैं इसमें, जैसे नाना साहब, ये बहुत कॉमन नाम है। नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे, कानपुर से। ठीक है, तो यहाँ पर डी का क्या हो गया, 2 आ रहा है, तो डी का यहाँ पर से देखो 2 यहाँ पर है और D2 यहाँ पर भी है, मतलब दोनों ठीक चल रहा है। इसके बाद देखो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, तो बी का यहाँ पर से मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे थे अवध से। ठीक है, तो अवध में हो गया, यहाँ पर से 4 और 1 आ गया। ठीक है, और इसके बाद 1 और 3 अलग अलग है, मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, कुंवर सिंह का नाम देख ले, कुंवर सिंह आरा से लड़ रहे थे। अब ये आरा एक्चुअल में ये जगह कंफ्यूज हो जाएगा आदमी पढ़ के, आरा की जगह इसमें जगह क्या है, इसमें उसको बोलते हैं जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर से लड़ रहे थे वो। ठीक है, आरा देखकर कंफ्यूजन भले हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है, सी है। देखो बख्त खान की फोटो ये वाली है, मौलवी अहमदुल्ला जो अवध से लड़ रहे थे वो ये है। इसके बाद कुंवर सिंह जो बिहार के आरा या जगदीशपुर से लड़ रहे थे, और नाना साहब की फोटो है ये, वो कानपुर से लड़ रहे थे। ठीक है, CGPSC प्री में आया है। तो देखो ये एक लिस्ट है, ये याद में रखना हमेशा इस लिस्ट को। दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, बहादुर शाह जफर और बख्त खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, धुंधु पंत इनको कहते हैं। ग्वालियर में तात्या तोपे। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से ही जानते हो। लियाकत अली का नाम आता है इलाहाबाद से। जगदीशपुर से नाम आता है कुंवर सिंह, अभी अभी देखें। बरेली में एक नाम आएगा खान बहादुर का, और फैजाबाद में आएगा मौलवी अहमदुल्ला, लेकिन फैजाबाद और अवध दोनों लिख सकता है। ठीक, तो ये था लिस्ट, ध्यान में रखना। आते हैं इसके बाद आगे। तो देखो 1857 के विद्रोह में दिल्ली के विद्रोही सिपाहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, दिल्ली के सिपाही बोल रहे हैं, मौलवी अहमदुल्ला सिपाही नहीं थे, कुंवर सिंह सिपाही नहीं थे, बहादुर खान ये भी सिपाही नहीं थे, बख्त खान सिपाही थे जो दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे, हालांकि मेरठ से वहीं चले गए थे। 23 मार्च 1858 को लक्ष्मीबाई ने अपने महल और झांसी के शहर के बीच बचाव किया, जब खालिस्तान के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने इन पर कब्जा करने का प्रयास किया। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है जनरल ह्यूरोज। ठीक है, आंसर ठीक है। अलेक्जेंडर स्केन ले रहा है, नहीं है आंसर। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स नहीं है। पैट्रिक लॉरेंस, ये सब तो आएगा ही नहीं। रॉबर्ट क्लाइव आएगा ही नहीं। जनरल ह्यूरोज ने क्या किया था, नेतृत्व किया था कहाँ क्षेत्र से, तो लक्ष्मीबाई के विरुद्ध उसने नेतृत्व किया था झांसी में। आगे देखो, यहाँ से ये पुस्तक ले लेना, ठीक है, अच्छा है, प्रैक्टिस करना। आगे देखो 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो देखो जगदीशपुर ही आंसर में लेना। ठीक है, आरा भी इसमें दे दिया है, अगर कुछ नहीं होगा तो आरा ले लेना। ठीक है, आरा क्षेत्र में लड़ाई हुई थी इसलिए आरा है, लेकिन आंसर हमेशा जगदीशपुर जब भी दिया रहे वही आंसर में लेना। ठीक, ध्यान में रखना, कंफ्यूजिंग होता है इसमें। आगे देखो, इसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में लखनऊ में नेता थी। ठीक है, तो लखनऊ में नेता का नाम आता है बेगम हजरत महल थी। ठीक है, हसरत, अच्छा देखो इसमें क्या किया है, अब देखो अलग अलग नाम है ना, यहाँ से देखो बेगम जीनत महल लिखा है, नहीं आएगा। बेगम हसरत महल लिखा हुआ है, ये भी नहीं आएगा, और आंसर आएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, देखो हसरत लिख दिया है, कंफ्यूजन। इसको अगर ध्यान से नहीं देखे मतलब गलती हो गई। ठीक है, तो बेगम हजरत महल की फोटो ये वाली है, देखो इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 के नायक तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या थी, कई बार आया है। ठीक है, पूछता रहता बार बार। तो राता रंगोजी बापू, ठीक है, ये नाम नहीं है इनका। अन्ना फडणवीस नहीं है। रंगाराव पांगे नहीं है। रामचंद्र पांडुरंग, यही नाम था उनका, तात्या तोपे का। ठीक है, तात्या तोपे की फोटो ये है, देख रहे हो। ठीक है, ये आगे देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर से देखते हैं क्या है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेता बनाया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। यह विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित रहा था। नहीं, दिल्ली तक कहाँ सीमित रहा था, ये तो भारत भर में फैला था। सिपाहियों, जमींदारों और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया। बिल्कुल ठीक बात है, सिपाही, राजा और जमींदार यही इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो आंसर में ये भी ठीक है, तो 1 और 3 सही होना चाहिए। डी आंसर ले रहा है। ठीक, ध्यान में रहेगा। ठीक, आगे आते हैं। 1857 की क्रांति में बरेली के केंद्र से अगुवाई किसने की थी? ठीक है, तो बरेली खान बहादुर खान इसमें नेतृत्व करते हैं। शाहमल दिखा है, गलत है। कुंवर सिंह तो जगदीशपुर से आते हैं, कोई नहीं आएगा। तो आंसर क्या है? खान बहादुर खान, इन्होंने नेतृत्व किया था। ये इनकी फोटो है खान बहादुर खान की। ठीक, बरेली से। बहादुर शाह जफर, यहाँ पर देखो नाम हमने देखा था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह, उनकी फोटो है। ठीक है, बहादुर शाह जफर। आगे देखो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? ठीक है, तो स्पष्ट तौर पर अब नेता पूछ रहा, मतलब पहले नंबर के नेता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लक्ष्मीबाई आएगा ही नहीं, पांडे आएगा ही नहीं, महात्मा गांधी आएंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आएगा बहादुर शाह जफर। वही क्या कर रहे थे? राजनीतिक नेतृत्व कर रहे थे, जबकि दूसरा नेतृत्व सैन्य नेतृत्व बख्त खान कर रहे। ठीक, 10 मई को सिपाही विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ठीक बात है, लखनऊ में नहीं हुआ था, बैरकपुर में उससे पहले हुआ था, नहीं आएगा, झांसी में नहीं आएगा, मेरठ में हुआ था 10 मई को। 12 मई को वो लोग क्या पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। कानपुर भी नहीं आएगा, मेरठ। ध्यान में रखना, एग्जाम में बार बार आता है। किस स्थान में 1857 के सिपाही के विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? तो पहली घटना जो है, पहली घटना मतलब क्या? मंगल पांडे ने जहाँ पर हत्या की थी उस जगह का नाम पूछ रहा है। तो मेरठ नहीं आएगा क्योंकि 10 मई को यहाँ पर हुआ था। कानपुर नहीं आएगा, बैरकपुर आएगा बंगाल का। ठीक है, यहाँ पर लखनऊ नहीं आएगा। आगे देखो, 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहां पर हुआ वह स्थान क्या था? ठीक है, तो 1857 की श्री गणेश अभी हमने देखा, ये मेरठ से माना जाएगा। क्रांति मेरठ से हुई है, पहली घटना भड़काने वाली जो घटना है वो बैरकपुर में हुई है। तो ध्यान में रखना, इन दोनों क्वेश्चन को देखना ध्यान से और इसको देखना ध्यान से। ठीक, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ के लिए क्या करना? ऐप निकालना। ठीक है, कंपटीशन एकेडमी ऐप, वहां से निकालना और उसको बड़ा ध्यान से देखना कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। ठीक है, आगे आगे देखो इसके बाद 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजी शिक्षा नहीं, स्थायी बंदोबस्त नहीं, ईसाई मशीनरी नहीं। आंसर आएगा चर्बी वाले कारतूस, है ना। तो एक अफवाह फैल गई कि यहाँ पर जो भी नया बंदूक आया है उसमें जो भी उसमें कारतूस उपयोग होगी वो क्या होगा? उस कारतूस में जो मुंह से उसको कारतूस को चीथना पड़ेगा, उसमें क्या है? सूअर और गाय की चमड़ी लगी हुई। यही एक अफवाह फैल गई, चर्बी वाले कारतूस होगी। इसलिए क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तात्कालिक कारण तो देखो, आर्थिक शोषण नहीं, बड़ा कारण है ये। प्रजातांत्रिक भेदभाव, ये भी नहीं आएगा। सामाजिक तनाव, ये भी नहीं आएगा। चर्बी वाले कारतूस, अभी हमने देखा, फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है व्यापम का, सेम टू सेम। आगे देखो, किस स्थान में 1857 के भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? ठीक बात है, तो सर्वप्रथम विद्रोह वाला जगह देखो यहाँ पर से बैरकपुर। ठीक है, और मेरठ तो आएगा नहीं। मेरठ में क्या हुआ था? क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए आएगा आंसर बैरकपुर। ठीक है, ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, इस पे कंफ्यूजन होता है। ठीक, आगे देखो इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? ठीक है, ध्यान में रखना, लॉर्ड डलहौजी नहीं था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक नहीं था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब वायसराय भी बनेगा वही पहला, लॉर्ड कैलिटन नहीं था। इनमें से किसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध नहीं कहा जाता, दांडी यात्रा नहीं कहा जाता, सविनय नहीं कहा जाता, 1857 की क्रांति को कहते हैं, बक्सर युद्ध को नहीं कहते। ठीक, लेकिन ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन कब का है? 2014 का। ठीक है, लेकिन 2019 में क्या हुआ था? जब उड़ीसा में चुनाव होने वाला था, तब केंद्र सरकार ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसके जगह किसको कह दिया है? ठीक है, तो इसके जगह एक विद्रोह हुआ था, उसको बोलते हैं गुमसूर विद्रोह, या इसी को ही बोला जाता है गंजाम विद्रोह।
ठीक है, तो ध्यान में रखना, गंजाम विद्रोह को क्या माना जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सरकार की तरफ से घोषित है। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, अगर आएगा तो गंजाम या गुमसुर विद्रोह भी रहेगा, ध्यान में रखना। आगे देखो, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निम्नांकित रूप में भी जाना जाता है। पानीपत का युद्ध नहीं, सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। लड़ाई प्लासी का युद्ध नहीं जाना जाता, सत्याग्रह नहीं जाना जाता, बक्सर का युद्ध नहीं जाना जाता। यहाँ पर सिपाही विद्रोह के रूप में भी 1857 की क्रांति को जानते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान में सर्वप्रथम 1857 की सिपाही विद्रोह की घटना हुई थी। ठीक है, तो मेरठ में नहीं हुई थी, ठीक है, कानपुर में नहीं हुई, बैरकपुर में हुई है, यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, घटना देखो क्या लिखा है, सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ, उसके बाद दबा दिया गया, फिर सिपाहियों ने जो जत्था निकाला वो जगह कौन सा है, मेरठ। आगे देखो, 1857 की क्रांति के जनक मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही हुआ करते थे। अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 34वीं नेटिव बटालियन, ठीक है, ये नेटिव रेजिमेंट लिखा है, 33वीं लिखा है, नहीं आएगा, 34वीं आएगा, 35वीं नहीं आएगा, 36वीं नहीं आएगा, 34वीं नेटिव रेजिमेंट के क्या थे, एक सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, आगे देखो, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, फिर से वही आ गया, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये है मंगल पांडे जी की फोटो, ध्यान में रखना। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो फिर से वही आएगा, मेरठ, क्योंकि देखो बैरकपुर इसमें है ही नहीं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखो, 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत वाला कथन निकालना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश काउंसिल की सत्ता स्थापित की गई तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ठीक बात है। 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक बात है। 58 में 1 नवंबर 58 को पढ़ के सुनाया था कैनिंग ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त की गई। हाँ, कई सेनाएं समाप्त कर दी गई थी। ठीक बात है। इसके बाद 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की। गलत बात है। सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती क्या, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी था, सिख रेजिमेंट था पूरा का पूरा। ठीक है, तो गलत बात यही है, इसलिए आंसर भी यही होगा। आगे देखो, 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता, देखो क्राउन क्या होता है, ये क्राउन है। ठीक है, ब्रिटिश जो रानी पहनती थी तो उसको क्राउन है, ये वाला क्राउन। ठीक है, तो इसी को क्राउन बोलते हैं। क्राउन की सत्ता की स्थापना घोषणा कब की गई थी, तो अप्रैल 1858, ये नहीं आएगा। ठीक है, जून में भी नहीं आया था, नवंबर में भी नहीं आया था, अगस्त में घोषणा हुई थी। अगस्त 1858 को स्पष्ट तौर पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब जो भारत की सत्ता किसके अधीन आ गई है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई। ठीक, तो इस वीडियो में हमने ढेर सारी चर्चा की है, सारे महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और हम थैंक्स कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको ये क्या कर देना है, शेयर भी करना है इसको टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी अगर आपका चैनल है तो उस पर भी आप सजेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपके लिए वो ये है कि हमारा जो ऐप है कॉम्पिटिशन एकेडमी ऐप, ये आप देख रहे हैं, आप मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना कहाँ पर है, ये एक सेक्शन है इसका पेड कोर्सेस। ठीक है, इस पेड कोर्स के लास्ट में आपको जाना है। ठीक है, और लास्ट में जा करके वहाँ पर फ्री में PDF आपको मिल जाएगा। उस पर लिखा होगा जरूर 10 रुपये लिखा होगा, लेकिन वो फ्री है। ठीक है, क्योंकि कोर्सेज की फीस है उसको लिए देना पड़ता है, तो वहाँ पर भले 10 रुपये लिखा रहेगा लेकिन वो फ्री है। और ये वाला PDF आप क्या कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य जितने भी वीडियोज़ हैं उनके भी वहाँ पर टेस्ट और विभिन्न प्रकार के जो PDF जो वीडियो के द्वारा बनाए जाते हैं वो सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को डाउनलोड करिए, ठीक है, उसको देखिए, या फिर PDF को ले लीजिए, उसको बार बार फिर से हल कीजिए। ठीक है, आपके PDF हाथ में रहेगा तो आपको हल करने में आसानी होगी और आपको अधिकतम फायदा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।